तुम किस बैच की हो? हैं? मेजर जनरल, जिसे नौसैनिक अड्डे का राजा कहा जाता था, उस कर्नल ने बिना किसी रैंक वाली वर्दी पहने एक महिला को डांटा। उसके मुंह से अपमान की बौछार हो रही थी, लेकिन कुछ ही पलों बाद उस महिला की चौंकाने वाली पहचान सामने आई, जिससे पूरा नौसैनिक अड्डा हिल गया, एक ऐसी मूल्यवान सबक की कहानी में जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। कर्नाटक के तटीय इलाके में हवा में नमक की तेज गंध थी। अरब सागर की उग्र लहरों की आवाज लगातार तट से टकरा रही थी। ध्रुव हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट जो हवाई पट्टी पर उतर रहे थे और उड़ान भर रहे थे, और परेड ग्राउंड में हजारों नौसैनिकों की जोरदार चीखें एक साथ मिल गईं। यह सब साबित कर रहा था कि यह भारतीय गणराज्य के सबसे मजबूत और सबसे कठोर पुरुषों के इकट्ठा होने का स्थान था। भारतीय नौसेना, मार्कोस, नौसैनिक अड्डा इंस कदंबा, कारवार। इसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में दहशत फैल जाती थी और नागरिकों को सुरक्षा का एहसास होता था। इस विशाल संगठन के केंद्र में कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ एक पौराणिक देवता, एक पूर्ण सम्राट की तरह शासन करते थे। उनका आधिकारिक पद मार्कोस के तहत गगनभेदी गरुड़ रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर का था। वह शक्तिशाली गरुड़ रेजिमेंट का नेतृत्व करते थे, जो मार्कोस का प्रतीक थी, लेकिन उनका प्रभाव एक रेजिमेंट कमांडर के स्तर से कहीं आगे था। नौसेना मुख्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था। इस कारवार अड्डे पर उनके शब्द ही कानून और परम सत्य थे। उनके बाल जो सफेद होने लगे थे, छोटे कटे हुए थे और हमेशा तलवार की धार की तरह सीधे खड़े रहते थे। दशकों की सैन्य सेवा और युद्ध के अनुभव से उनका तांबे जैसा चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था, जो घावों के निशान जैसे लगते थे। उनकी निगाहें इतनी ठंडी और पैनी थीं कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे आंख मिला सके। उनके चौड़े कंधे और स्टील जैसा कठोर शरीर यह साबित करते थे कि उनका नाम विक्रम सिंह राठौड़ कोई अलंकार नहीं था। वह खुद को सच्चे नौसैनिकों की आखिरी पीढ़ी मानते थे। उनके लिए प्रशिक्षण में सैनिकों को बिना किसी कारण के स्टील की भावना के साथ टिकना पड़ता था और वरिष्ठों के शब्द स्वर्ग से आए आदेश की तरह थे। मानवाधिकार, संचार या तर्कसंगतता जैसे शब्द केवल कमजोर भूमि के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अजीब मंत्र थे। नौसैनिकों को मजबूत होना चाहिए और मजबूत बनने के लिए उन्हें अमानवीय पीड़ा को भी सहन करने और उस पर काबू पाने में सक्षम होना चाहिए। यही मार्कोस की आत्मा थी। अजेय नौसैनिकों का विश्वास जिसे विक्रम सिंह ने दशकों से बनाए रखा था। उनके राज्य में सैनिक भय से एकजुट थे। जब कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ के गश्त का समय आता तो एक अदृश्य चेतावनी पूरे अड्डे पर छा जाती थी। अधिकारियों से लेकर बैरक के कोने में बैठे जवानों तक सभी अपनी सांसें रोक लेते थे, क्योंकि वे उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, जो धूल के एक कण या एक अव्यवस्थित कोने को भी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके कदमों की आहट सैनिकों के कानों में अरब सागर की लहरों की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा डरावनी थी। मेजर आनंद जोशी। यस सर। विक्रम सिंह के साथ हमेशा मेजर आनंद जोशी एक परछाई की तरह रहते थे। वह एक वफादार अधीनस्थ थे जो विक्रम सिंह के दिमाग को सबसे अच्छी तरह समझते थे और उनके हाथ पैर बनकर काम करते थे। विक्रम सिंह की एक पलक झपकते ही आनंद अगले आदेश का अनुमान लगा लेते थे और कार्रवाई के लिए तैयार रहते थे। आज सुबह की दौड़ बिल्कुल संतोषजनक नहीं थी। उन लड़कों की चीखों में जोश खत्म हो गया है। यह इस बात का सबूत है कि उनका मानसिक बल नरम पड़ गया है। मैं इसे ठीक कर दूंगा सर। मैं तुरंत बटालियन कमांडरों को आज शाम को पूरे युद्ध साजो सामान के साथ अतिरिक्त दौड़ आयोजित करने के लिए सूचित करूंगा। हम। एक संक्षिप्त उत्तर, लेकिन उसमें संतुष्टि निहित थी। विक्रम सिंह को विश्वास था कि यही उनका तरीका था जो उनकी इकाई को मजबूत बनाता था। जो शिकायत करते थे वे नौसैनिक बनने के लायक नहीं थे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उनकी रेजिमेंट न केवल मार्कोस में बल्कि पूरी भारतीय नौसेना में सबसे अनुशासित और सबसे मजबूत लड़ाकू क्षमता वाली थी, और उस गर्व का स्रोत वह स्वयं थे, विक्रम सिंह राठौड़। उनका अधिकार केवल सैनिकों के अनुशासन तक ही सीमित नहीं था। रसद, कार्मिक से लेकर आपूर्ति तक कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं था। कारवार क्षेत्र में सेना के आपूर्तिकर्ता बेस कमांडर से पहले कर्नल विक्रम सिंह को रिपोर्ट करते थे।
मार्कोस में रणनीतिक पदों पर पदोन्नति चाहने वाले जूनियर अधिकारी दिन रात उनके सरकारी आवास पर वफादारी की कस्में खाने आते थे। उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क और कार्टेल बनाया था, एक विशाल किला बनाया था जिसने मार्कोस की आधिकारिक कमांड संरचना को पंगु बना दिया था। लोग उन्हें कारवार का राजा कहते थे और उन्हें इस उपनाम से कोई नफरत नहीं थी। आज भी उनका राज्य हमेशा की तरह मजबूत चल रहा था। परेड ग्राउंड में सैनिक गरजती आवाज में मार्चिंग गीत गा रहे थे और अपनी पंक्तियों को सीधा कर रहे थे। फायरिंग रेंज पर तोपों की गर्जना से धरती कांप रही थी। सब कुछ विक्रम सिंह के नियंत्रण और इच्छा के अनुसार चल रहा था। ठीक उसी समय एक अप्रत्याशित अजनबी ने उनके राज्य में कदम रखा। यह खबर कि मार्कोस के नए कमांडिंग इन चीफ CNC की नियुक्ति होने वाली है कुछ दिनों पहले ही पूरे अड्डे पर फैल गई थी। सब लोग उत्सुक थे कि कौन आएगा, लेकिन विक्रम सिंह को ज्यादा परवाह नहीं थी। जो कोई भी आए, यह तथ्य कि वह कारवार के असली शासक थे उनके लिए नहीं बदलेगा। CNC तो बस दिल्ली में बैठकर कागज पलटने वाला एक प्रशासक था। मार्कोस की असली ताकत यहां से, इंस्कदम्बा से और उनके नेतृत्व वाली गरुड़ रेजिमेंट से आती थी। हमेशा की तरह उन्होंने नए कमांडर पर अपना प्रभाव मजबूती से डालने और उसे वश में करने की योजना बनाई। वे कौन हैं? विक्रम सिंह की पैनी नजरें परेड ग्राउंड के एक कोने की ओर गईं। दो लोग सैनिकों को अभ्यास करते देख रहे थे। एक व्यक्ति एक युवा लेफ्टिनेंट कर्नल था और दूसरा उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन उनकी वर्दी अजीब थी। बिना किसी रैंक या इकाई के प्रतीक चिन्ह वाली सादी लड़ाकू वर्दी। एक नजर में वे प्रशिक्षण केंद्र में नए आए कैडेट या शायद नागरिक कर्मचारी लग रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें किसी सामान्य दर्शक की नहीं थीं। तेज और विश्लेषणात्मक आंखों से वे सैनिकों की हर हरकत, उपकरणों की स्थिति से लेकर कमांडरों के नेतृत्व करने के तरीके तक का अवलोकन कर रहे थे। मेजर आनंद, पता करो वे कौन हैं। वे किस इकाई से हैं जो बिना अनुमति के दूसरे रेजिमेंट के प्रशिक्षण क्षेत्र में घूमने की हिम्मत कर रहे हैं? यस सर, अभी करता हूं। जैसे ही मेजर आनंद जोशी ने कदम बढ़ाया, विक्रम सिंह ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। रहने दो, मैं खुद वहां जाता हूं। आजकल के बच्चों की मानसिक स्थिति को देखते हुए लगता है कि उनके जैसे बाहरी लोगों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। विक्रम सिंह के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और उन लोगों में भय पैदा करने में आनंद आता था जो उनके क्षेत्र का उल्लंघन करने की हिम्मत करते थे। दृढ़ कदमों के साथ जो मानो जमीन को कंपा रहे थे, वह उन दो लोगों के पास पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने तुरंत मैदान का माहौल बदल दिया। अभ्यास कर रहे सैनिकों की हरकतें और कठोर हो गईं और उनकी आंखों में भय और प्रशंसा का मिश्रण चमकने लगा। दोनों अजनबियों ने विक्रम सिंह को आते देखा, लेकिन वे हटे नहीं। इसके बजाय वे सीधे खड़े होकर उनका सामना करने लगे। उनमें से एक छोटे बालों वाली, जिसका लिंग निर्धारित करना भी मुश्किल था और बिना किसी रैंक के, विक्रम सिंह की आंखों में सीधे देख रही थी, बिना किसी भय के। उस शांत दृष्टि ने विक्रम सिंह के क्रोध को भड़का दिया। मेरी आंखों से आंख मिलाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? विक्रम सिंह की आवाज धीमी और धमकी भरी थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी ठुड्डी उठाई और अपने प्रतिद्वंद्वी को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह नागरिकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। तुम कहां से हो? लेफ्टिनेंट कर्नल आगे बढ़ने वाला था, लेकिन छोटे बालों वाले व्यक्ति ने उसे हल्के से अपने हाथ से रोक दिया। फिर वह एक कदम आगे बढ़ी और अपना मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी लेकिन ताकत से भरी हुई थी। इकाई का निरीक्षण कर रही हूं। उस आवाज को सुनने के बाद ही विक्रम सिंह को एहसास हुआ कि उनका प्रतिद्वंद्वी एक महिला थी। उसकी भवें घृणा की स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ सिकुड़ गईं। एक औरत, एक महिला, चाहे वह सैनिक हो या नागरिक, मार्कोस के प्रशिक्षण मैदान में निरीक्षण करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? उसके दिमाग में कुछ उबलने लगा। निरीक्षण? कौन किसका निरीक्षण कर रहा है? तुम खुद को समझती क्या हो? यहां निरीक्षण शब्द का उच्चारण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विक्रम सिंह की दहाड़ ने आसपास की सभी आवाजों को जादू की तरह गायब कर दिया। अभ्यास कर रहे सैनिक, नेतृत्व कर रहे प्रशिक्षक, सबने हिलना बंद कर दिया और उनकी ओर देखने लगे। पूरा विशाल परेड ग्राउंड मानो विक्रम सिंह के क्रोध के वश में हो गया था, लेकिन उस महिला ने कोई भाव परिवर्तन नहीं दिखाया। उसने विक्रम सिंह के क्रोध को शांति से स्वीकार किया, जैसे वह दूर किसी पहाड़ के दृश्य को देख रही हो।
उस रवैये ने विक्रम सिंह के क्रोध की आग में और घी डाल दिया। सुनो मैडम जी, यह बच्चों का खेल का मैदान नहीं है, यहां से जल्दी निकल जाओ। उसने मैडम जी शब्द पर जोर दिया। सैन्य माहौल में, खासकर मार्कोस में, एक महिला के लिए सबसे अपमानजनक संबोधन। उसके बगल में खड़े लेफ्टिनेंट कर्नल का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल अपने कांपते होठों को काट सका, लेकिन वह महिला पलक भी नहीं झपकाई। मुझे यहाँ प्रशिक्षण के तरीकों और उपकरणों की स्थिति में कुछ अनियमितताएं मिली हैं, इसीलिए मैं उनकी जांच कर रही हूं। अनियमितताएं? तुम क्या जानती हो? तुम हमारी शक्तिशाली गरुड़ रेजिमेंट के प्रशिक्षण पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है यह कौन सी जगह है? यह वह भट्टी है जो अजेय नौसैनिकों, इस गणराज्य के सबसे मजबूत सैनिकों को जन्म देती है। यह जगह तुम जैसी महिलाओं के घुसने के लिए नहीं है। विक्रम सिंह अपना आपा खो चुके थे। इस महिला के अहंकार ने, जो बिना अनुमति के उनके राज्य में घुस आई थी और मानो उनके प्रशिक्षण के तरीकों का मूल्यांकन कर रही थी, उनके स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया था। उसे इस महिला को कुचलना था ताकि यह दिखाया जा सके कि उसका दबदबा कितना भयानक था। वह उस महिला के ओर करीब गया। उसकी मेनसिंग परछाई ने उस महिला के छोटे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम कहां से हो? अगर सही जवाब नहीं दे सकी तो मैं तुम्हें अवैध घुसपैठ और जासूसी के आरोप में सैन्य पुलिस को सौंप दूंगा। वह महिला एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसकी आवाज असाधारण रूप से शांत थी। आपको कल पता चल जाएगा। उस जवाब ने विक्रम सिंह के धैर्य का बांध तोड़ दिया। क्या कहा तुमने? विक्रम सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उस लानत औरत के मुंह से अभी क्या निकला? आपको कल पता चल जाएगा। यह केवल एक जवाब नहीं था, यह एक स्पष्ट ताना और उसके अधिकार को सीधी चुनौती थी। हिम्मत तो देखो। इस विक्रम सिंह के सामने, हजारों नौसैनिकों के सामने, एक अनजान औरत ऐसे शब्द कह रही है जैसे भविष्य का वादा कर रही हो। विक्रम सिंह के चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह फड़कने लगीं। उसकी तांबे जैसी त्वचा के नीचे गुस्सा लावा की तरह धधक रहा था। पागल औरत, तुम किसके सामने मजाक करने की हिम्मत कर रही हो? हैं? उसकी चीख कोई साधारण चीख नहीं थी। यह एक दहाड़ थी जिसमें एक ऐसी डरावनी आभा थी जो किसी के भी मानसिक बल को तोड़ सकती थी। एक आभा जो दशकों से युद्ध के मैदान में और अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए गढ़ी गई थी। आसपास के युवा नौसैनिक अनजाने में डर से सिकुड़ गए। मेजर आनंद जोशी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस महिला के साथ आया लेफ्टिनेंट कर्नल ऐसे हिल रहा था जैसे वह बेहोश हो जाएगा। लेकिन जो महिला उस दहाड़ के केंद्र में थी वह अलग थी। वह जरा भी नहीं हिली। जैसे भयंकर तूफान के बीच एक प्रकाश स्तंभ, वह अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रही। विक्रम सिंह की धधकती आंखों में वापस देखती रही। वह अटूट दृष्टि, यह उस तरह की दृष्टि थी जिसका विक्रम सिंह ने अपने पूरे जीवन में अनुभव नहीं किया था। कोई डर नहीं, कोई आज्ञाकारिता नहीं, यहां तक कि कोई गुस्सा या नफरत भी नहीं। बस एक साफ और गहरी दृष्टि, जैसे एक अथाह खाई। उस दृष्टि ने विक्रम सिंह के अहंकार को और भड़का दिया। वह इस महिला की घमंडी शांति को नष्ट करना चाहता था और उसके चेहरे पर निराशा और भय अंकित करना चाहता था। तुम किस बैच की हो, हैं? विक्रम सिंह ने अपना चेहरा उस महिला की नाक के लगभग छूने तक आगे बढ़ाते हुए चिल्लाया। मार्कोस में बैच सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक पदानुक्रम, इतिहास और अस्तित्व का प्रमाण है। बैच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है, और जिनके पास कोई बैच नहीं है उन्हें नौसैनिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। इस सवाल के साथ उसका इरादा उस महिला को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में चिह्नित करना था जिसका मार्कोस से कोई लेना देना नहीं था, और पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि उसके बयान और कार्य कितने ढीठ और अर्थहीन थे। एक औरत जिसके पास बैच तक नहीं है, वह पवित्र बैंगनी बेरेट और छाती पर लाल नाम के बारे में बात करने की हिम्मत कर रही है। क्या तुम सेना के बारे में, युद्ध के बारे में जानती हो? क्या तुम जानती हो कि खून और पसीने से मातृभूमि की रक्षा करने का क्या मतलब है? उसके शब्द मैदान में एकत्र हुए हर नौसैनिक के दिल में चुभ गए। यह वे मूल्य थे जिन्हें वे हर दिन दोहराते थे और जिन पर उन्हें गर्व था। विक्रम सिंह ने चतुराई से इस टकराव को अपने और एक विदेशी महिला के बीच एक व्यक्तिगत संघर्ष से एक सच्चे नौसैनिक
और मार्कोस का अपमान करने वाले एक बाहरी व्यक्ति के बीच की लड़ाई में बदल दिया। सैनिकों की निगाहें धीरे धीरे शत्रुता में बदल गईं। वे अपने राजा कर्नल विक्रम सिंह का पक्ष लेने लगे और अपने गौरव की रक्षा के लिए उस विदेशी महिला को नीचा दिखाने लगे। जब हम इस कारवार के तट पर दलदल में कीचड़ का पानी पीकर प्रशिक्षण ले रहे थे, तब तुम जैसे लोग शायद वातानुकूलित कमरों में आराम से कॉफी पी रहे होंगे, लेकिन अब तुम हमारे प्रशिक्षण पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हारी नजर में यह सब बच्चों के रसोई के खेल जैसा दिखता है? उसने अपनी उंगली से उस महिला के कंधे को जोर से धक्का दिया। यह एक स्पष्ट शारीरिक धमकी और अपमान था। उस महिला के साथ आए लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और आगे बढ़े। कर्नल, रुकिए, यह चुप रहो। विक्रम सिंह की दहाड़ ने अर्जुन वर्मा की बात काट दी। विक्रम सिंह ने अर्जुन को एक जंगली जानवर की आंखों से देखा। तुम कौन हो? एक लेफ्टिनेंट कर्नल होकर इस अनजान औरत के नौकर बन गए हो। तुमने भी अपनी नौसैनिक आत्मा बेच दी है ना? जल्दी से अपना नाम, रैंक, इकाई और सर्विस नंबर बताओ। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा ने अपने होंठ काट लिए। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। वह सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसके बगल में खड़ी महिला की दृढ़ दृष्टि ने उसे अनुमति नहीं दी। वह महिला अभी भी इस पूरी स्थिति का सामना सीधे करना चाहती थी। यही उसका तरीका था और अर्जुन उसकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता था, जवाब नहीं दे सकते, है ना? बहुत अच्छा, तुम इस औरत के साथ पूछताछ के लिए सैन्य पुलिस मुख्यालय जाओगे। मेजर आनंद। यस सर। तुरंत सैन्य पुलिस को बुलाओ। उन्हें यहां आने और इन दोनों लोगों को ले जाने के लिए कहो। सैन्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन। जैसे ही मेजर आनंद जोशी ने सलामी दी और अपनी कमर पर लगे रेडियो को पकड़ने वाला था, एक आवाज सुनाई दी। 1 मिनट रुको। उस महिला की आवाज फिर से मैदान में गूंजी। एक बार फिर उसकी आवाज शांत थी, बिना किसी कंपन के। उसने विक्रम सिंह की उंगली की ओर देखा भी नहीं, जो उसकी ओर इशारा कर रही थी, और उसकी आंखों में देखती रही। मैं इस जगह का चक्कर लगा रही थी क्योंकि मुझे यहाँ के नौसैनिकों की सुरक्षा की चिंता थी। क्या सुरक्षा? लोग जैम को साथ में धारने। तुम अभी भी बकवास कर रही हो। रबर बोट अभ्यास में जो अभी अभी आयोजित किया गया था, नाव के एक तरफ हवा का दबाव स्पष्ट रूप से बहुत कम था। अगर ऐसी स्थिति में अचानक लहरें टकराती हैं तो उसके पलटने का बहुत बड़ा खतरा है। और वहां वह उभयचर टैंक BMP 3F जिसकी मरम्मत की जा रही है, उसकी हालत बहुत पुरानी और खराब है। उसकी पटरियों के जोड़ों में घिसाव सहनशीलता की सीमा को पार कर गया है। अगर उसे युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया तो न जाने कैसी भयानक दुर्घटना होगी। उस महिला के शब्द सटीक और विशिष्ट थे। उसने केवल बाहर से नहीं देखा था। थोड़े ही समय में उसने एक विशेषज्ञ की आंखों से प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण समस्याओं और संभावित खतरों के बिंदुओं को सटीक रूप से देख लिया था। विक्रम सिंह एक पल के लिए निशब्द हो गए। उसने जो कहा वह सच था। रबर बोट के हवा के दबाव की समस्या और उभयचर टैंक की पुरानी स्थिति ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में वह जानता था, लेकिन उसने इसे तुच्छ माना क्योंकि वह सोचता था कि नौसैनिक कमजोर जीव नहीं होते जो उपकरणों को दोष दें। ऐसी खराब परिस्थितियों पर स्टील की भावना से काबू पाना ही सच्चे नौसैनिक की निशानी थी। लेकिन जब यह शर्मिंदगी एक कारा की है के लिए कार के बीच परिशाम नहीं थी, बाहरी महिला द्वारा सीधे तौर पर इंगित की गई, तो उसने एक असहनीय अपमान महसूस किया। तुम उपकरणों के बारे में क्या जानती हो? अपना मुंह बंद रखो। हमारे नौसैनिक ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को मानसिक शक्ति से दूर करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे तुम जैसे कमजोर लोग कभी नहीं समझेंगे। मानसिक शक्ति उपकरणों की क्षति की मरम्मत नहीं कर सकती। यह बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता है। एक कमांडर वह नहीं है जो अपने आदमियों को मौत के मुंह में धकेलता है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी है कि वे लड़ने और जीतने के लिए सर्वोत्तम स्थितियां बनाएं। जिम्मेदारी? तुम मुझे जिम्मेदारी के बारे में सिखाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? विक्रम सिंह व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। वह आगे बढ़ने वाला था जैसे वह उस महिला का कॉलर पकड़ना चाहता हो। ठीक उसी समय मैदान के लाउडस्पीकर से एक तेज सायरन की आवाज आई, जिसके बाद एक घोषणा हुई। सभी सैनिकों के लिए ध्यान दें। कुछ ही क्षणों में मार्कोस के कमांडिंग इन चीफ के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक इकाई से अनुरोध है कि वे तुरंत परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों और फॉर्मेशन बनाएं। मैं दोहराता हूं,
कुछ ही क्षणों में पदभार ग्रहण समारोह। पदभार ग्रहण शब्द ने विक्रम सिंह को होश में ला दिया। उसने एक पल के लिए अपनी भावनाओं को शांत किया और उस महिला को घूर कर देखा। उसे नए कमांडर के आने से पहले इस अप्रिय स्थिति को समाप्त करना था। उसका इरादा इस महिला को अंतिम चेतावनी देने और उसे भगाने का था। तुम भाग्यशाली हो, लानत औरत। अगर आज नए कमांडर का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तो तुम सैन्य जेल में सड़ रही होती। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दोबारा मेरे इलाके में घूमती दिखी तो बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो। उसने मुड़ने से पहले एक अंतिम अपमानजनक दृष्टि डाली। मेजर आनंद जोशी और अन्य अधिकारी उसके पीछे हो लिए। कुछ ही देर में नया कमांडर हेलीकॉप्टर से इस मैदान में उतरेगा। विक्रम सिंह ने अपनी थोड़ी अस्त व्यस्त वर्दी को ठीक किया और मैदान के बीच में तैयार किए गए मंच की ओर चला गया। उसने उस अप्रिय घटना को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। उसके लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें थीं, अपने अस्तित्व का प्रदर्शन करना और नए कमांडर की वफादारी हासिल करना। मैदान में छोड़ी गई वह महिला विक्रम सिंह की पीठ को बिना कुछ कहे देखती रही। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा उसके पास आया। वह अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था। क्या आप ठीक हैं मैम? मुझे उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। उस महिला ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गुस्सा या शर्म नहीं, बल्कि एक ठंडा संकल्प दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन। वास्तव में यह अच्छा हुआ। मतलब आज मैंने अपनी आंखों से देखा इस कारवार के राज्य में सड़न कितनी गहरी और मजबूत है और उस राज्य का मालिक किस तरह का व्यक्ति है। उसने कर्नल विक्रम सिंह को देखा जो मंच पर सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा था, अपने आदमियों से सलामी ले रहा था। उसका चेहरा अहंकार और आत्मविश्वास से भरा था। एक राजा का रूप जिसने नए आने वाले कमांडर का स्वागत करने की तैयारी पूरी कर ली थी। वह महिला धीरे से फुसफुसाई, अब उस पुराने और जर्जर राज्य को ध्वस्त करने का समय आ गया है। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और मजबूत चमक उठी। वह अब उस जगह पर नहीं रुकी। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा के साथ वह शांति से मंच के पीछे की ओर चली गई, जहां वीवीआईपी मेहमान इंतजार कर रहे थे। जिस जगह उसे जाना था वह वहीं थी, एक गड़गड़ाहट के साथ जो मानो कारवार के आसमान को चीर रही हो। भारतीय नौसेना का एक सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड के ऊपर दिखाई दिया। उसके विशाल रोटरों से तेज हवा ने मैदान में धूल को बवंडर की तरह उड़ा दिया, जिससे हजारों नौसैनिकों की वर्दी और इकाइयों के झंडे जोर जोर से फहराने लगे। सभी की निगाहें आसमान की ओर थीं। उस हेलीकॉप्टर के अंदर नया नेता था जो भारतीय गणराज्य के मार्कोस का नेतृत्व करेगा। मंच पर सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होकर कर्नल विक्रम सिंह ने हेलीकॉप्टर को देखते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति अपनाई। उसका दिमाग दौड़ रहा था। यह नया कमांडर कौन है? क्या वह नौसेना मुख्यालय से भेजा गया कोई व्यक्ति है या मार्कोस के भीतर किसी विशेष गुट से है? जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे विश्वास था कि वह कारवार में अपने लोहे के किले को और भी मजबूती से बनाए रख सकता है। उसने नए कमांडर को विनम्रता से सलामी देने की योजना बनाई, लेकिन अपनी आंखों के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि इस जगह का असली शासक कौन है। हेलीकॉप्टर ने धीरे धीरे अपनी ऊंचाई कम की और मैदान के बीच में उतरा। इंजन धीमा हो गया, हवा रुक गई और एक घुटन भरी चुप्पी छा गई। परेड कमांडर के जोरदार आदेश के साथ हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं, नए कमांडर के प्रकट होने का इंतजार करने लगे। लेकिन हेलीकॉप्टर से जो उतरा वह एक अप्रत्याशित व्यक्ति था, केवल एक युवा अधिकारी जो कमांडर का सहयोगी लग रहा था। वह मंच की ओर भागा और बेस कमांडर के कान में कुछ फुसफुसाया। बेस कमांडर के चेहरे पर एक पल के लिए भ्रम की स्थिति दिखाई दी। कुछ ही समय बाद उसने माइक्रोफोन पकड़ा और मैदान की ओर चिल्लाया, ध्यान दें, नए कमांडिंग इन चीफ कुछ कारणों से पहले ही आ चुके हैं और इस समय मंच के पीछे इंतजार कर रहे हैं। अब हम उन्हें मंच पर स्वागत करेंगे। सैनिकों के बीच हल्की फुसफुसाहट होने लगी। विक्रम सिंह ने भी अपनी भवें सिकोड़ लीं। पहले ही आ गए, बिना किसी स्वागत समारोह या किसी रिपोर्ट के। एक CNC का मार्कोस की ताकत के केंद्र में बिना किसी को बताए आना एक बेतुकी बात थी। उसके दिल में एक बुरी आशंका पनपने लगी। बेस कमांडर के निर्देश पर एक आकृति मंच के पीछे से बाहर निकली। जैसे ही वह आकृति प्रकट हुई,
मैदान की पूरी हवा मानो जम गई। विक्रम सिंह की दोनों आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसका दिल पेट में गिर गया। यह वही महिला थी, वही महिला जिस पर उसने अभी अभी विभिन्न अपमानों और कठोर शब्दों की बौछार की थी। लेकिन अब उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसकी सादी लड़ाकू वर्दी एक शानदार मार्कोस की औपचारिक वर्दी पीयू में बदल गई थी। उसके कंधों पर 3 सुनहरे सितारे चमक रहे थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसकी त्रुटिहीन सीधी मुद्रा, उसके गरिमापूर्ण कदम और उसकी गहरी निगाहें जो मानो सब कुछ भेद सकती थीं। यह सब उसके पूरे शरीर से यह दर्शा रहा था कि वह सिर्फ एक साधारण महिला अधिकारी नहीं थी, बल्कि एक अछूत हस्ती थी। उसकी तरफ वही युवा लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा उसके सहयोगी के रूप में चल रहा था। उसने अपनी पीठ सीधी की और मंच के सामने की पंक्ति में खड़े विक्रम सिंह को गुस्से और अपमान मिश्रित आंखों से घूर कर देखा। पेश है मार्कोस की नई कमांडिंग इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल मीरा राजपूत। परेड कमांडर की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। मीरा राजपूत, यह नाम मार्कोस के बीच एक किंवदंती थी। भारतीय नौसेना अकादमी ईना से सर्वश्रेष्ठ स्नातक, एक ऐसी असाधारण महिला जो मार्कोस के कठोर प्रशिक्षण में सफल रही, जो पुरुष सैनिकों के लिए भी मुश्किल था। उसके बाद उसने मार्कोस में सभी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, असाधारण रणनीतिक अंतर्दृष्टि और कमांड क्षमता साबित की। विशेष रूप से खुफिया और संचालन के क्षेत्र में वह एक बेजोड़ प्रतिभा के रूप में जानी जाती थी और अंत में वह भारतीय गणराज्य के इतिहास में मार्कोस की कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला बनी। विक्रम सिंह का दिमाग खाली हो गया। मीरा राजपूत, वह जानता था कि वह महान हस्ती एक महिला थी, लेकिन उसने कभी उसका चेहरा सीधे नहीं देखा था। और वह किंवदंती, वह नई कमांडर, वही महिला निकली जिसे उसने अभी अभी पागल औरत और मैडम जी कहा था। यह झटका ऐसा था जैसे उसका खून उल्टा बह रहा हो और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा हो। जनरल मीरा राजपूत मंच के बीच में चली गईं और धीरे धीरे हजारों नौसैनिकों को देखा। जहां भी उसकी नजर रुकती, सैनिक अनजाने में और भी तनावग्रस्त हो जाते। अंत में उसकी नजर विक्रम सिंह पर पड़ी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, गुस्सा नहीं, ताना नहीं, बस एक खाली और पारदर्शी दृष्टि। लेकिन विक्रम सिंह के लिए वह दृष्टि सैकड़ों तलवारों की तरह थी जो उसके दिल में चुभ रही थीं। वह उस महिला की आंखों में वापस देखने की हिम्मत नहीं कर सका और अपना सिर झुका लिया। कारवार का घमंडी और प्रभावशाली राजा अब गायब हो चुका था। अब वह सिर्फ एक अभियुक्त था जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा था। कमांडिंग इन चीफ को सलामी शस्त्र, जलेशु भूम्याच जयामहे। हजारों नौसैनिकों की सलामी की गूंज ने कारवार के आसमान को हिला दिया। जनरल मीरा राजपूत ने उस सलामी को शान से स्वीकार किया। फिर वह धीरे धीरे भाषण देने के लिए माइक्रोफोन के पास गईं। सभी की निगाहें उन पर थीं। वह अपने युग की शुरुआत करने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगी? जनरल मीरा राजपूत ने तैयार किए गए भाषण के मसौदे पर एक नजर भी नहीं डाली। उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ा, एक पल के लिए मैदान को देखा और फिर अपना मुंह खोला। उसकी आवाज लाउडस्पीकर के माध्यम से मैदान के हर कोने में फैल गई। आज यहां खड़े होने से पहले मुझे इस मैदान में एक बहुत ही अप्रिय लेकिन बहुत ही सार्थक अनुभव हुआ। उसका पहला वाक्य ही बहुत चौंकाने वाला था। विक्रम सिंह का दिल धड़कना बंद हो गया। कहीं वह उस मामले पर यहां तो बात नहीं करेगी? पूरी मार्कोस के सामने अपने ही शपथ ग्रहण समारोह में एक रेजिमेंट कमांडर द्वारा मुझे बताया गया कि मैं एक ऐसी महिला हूं जिसका कोई बैच नहीं है। मुझे यह भी ताना मारा गया कि मैं एक ऐसी महिला हूं जो मार्कोस की आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानती। यहां तक कि मुझे यहां से तुरंत चले जाने की धमकी दी गई क्योंकि यह जगह मेरे लिए नहीं है। मैदान में हलचल होने लगी। हजारों जोड़ी आंखें एक साथ विक्रम सिंह की ओर मुड़ गईं। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। वह अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल बुरी तरह कांप सका। मेजर आनंद जोशी और उसके अनुयायी भी पीले पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह रेजिमेंट कमांडर गलत नहीं था। जनरल मीरा राजपूत के अगले शब्दों ने सभी अनुमानों को पलट दिया। मेरे पास एक जवान या एनएसईओ के रूप में कोई बैच नहीं है क्योंकि मैं अकादमी से स्नातक हूं। मैंने आप लोगों की तरह रबर बोट अभ्यास के दौरान कीचड़ में रेंगकर या लॉन्ग मार्च के दौरान
आंसू पीकर भी नहीं गुजरी हूं। उस अर्थ में शायद मैं वैसी सच्ची नौसैनिक नहीं हूं जैसा आप सोचते हैं। जैसा कि उस रेजिमेंट कमांडर ने कहा, शायद मैं आपकी दुनिया को कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाऊंगी। वह एक पल के लिए रुकी और एक बार फिर सैनिकों को देखा। लेकिन एक बात है जो मैं निश्चित रूप से जानती हूं, मार्कोस की आत्मा वरिष्ठता पर भरोसा करके कमजोरों पर अत्याचार करने या पुरानी पड़ चुकी सत्ता के आगे आंख मूंद कर झुकने के बारे में नहीं है। उसकी आवाज में ताकत भरने लगी। यह एक करिश्मा था जो दर्शकों पर छा गया। मार्कोस की आत्मा जर्जर उपकरणों और तर्कहीन आदेशों के बीच स्टील की भावना के साथ टिके रहने के बारे में नहीं है। मार्कोस की आत्मा अपने साथी की जान को अपनी जान की तरह मानने और सर्वोत्तम परिस्थितियों में लड़ने और जीतने के लिए लगातार नवाचार करने के बारे में है। आज यहां मैंने देखा एक कमांडर जो पुरानी सत्ता पर परजीवी बनकर अपना राज्य बनाता है और अपने अधीनस्थों को डिस्पोजेबल सामान मानता है। अतीत का एक भूत जो अपनी सेना का नेतृत्व हिंसा और धमकी से करता है, मानवाधिकार और विवेक से नहीं। क्या यही शक्तिशाली गरुड़ रेजिमेंट का चेहरा है जिस पर आप गर्व करते हैं? क्या यही अजेय मार्कोस की आत्मा है? उसकी दहाड़ मैदान में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। आज इसी क्षण मैं मार्कोस के भीतर मौजूद सभी प्रकार की विसंगतियों, बुरी परंपराओं और पुरानी सत्ता के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा करती हूं। उन्होंने मंच के ऊपर से सीधे विक्रम सिंह की ओर इशारा किया। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, आप अब गरुड़ रेजिमेंट के कमांडर नहीं हैं। आज से आपको आपके पद से हटा दिया जाता है। तुरंत कमांड अपने डिप्टी को सौंप दें और मैं आपको कमांड मुख्यालय में स्टैंड बाय रहने का आदेश देती हूं। इसके अलावा आपने मेरे साथ जो अपमान और धमकी दी है उसके लिए मार्कोस के महानिरीक्षक द्वारा आपकी आधिकारिक जांच की जाएगी। यह मौत की सजा थी। हजारों नौसैनिकों के सामने कारवार के राजा विक्रम सिंह ने एक पल में सब कुछ खो दिया और विनाश की खाई में गिर गया। उसका लोहे का किला उसके सबसे शानदार क्षण में सबसे दुखद तरीके से ढह गया। जनरल मीरा राजपूत फिर से सैनिकों की ओर मुड़ी। क्या आप लोगों को मेरा तरीका पसंद नहीं आया? क्या यह तथ्य कि मैं एक महिला कमांडर हूं आपको असंतुष्ट करता है? ठीक है, तो अपनी क्षमता से साबित करो। एक सच्चे नौसैनिक का रूप दिखाओ जो पुराने और सड़े हुए अतीत के लिए नहीं बल्कि केवल देश और राष्ट्र के लिए और अपने बगल के साथी के लिए लड़ता है। तब मैं भी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे दूंगी। हम सब मिलकर एक नया, सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित मार्कोस बनाएंगे। उनका भाषण समाप्त हुआ और एक पल के लिए मैदान में चुप्पी छा गई। फिर एक कोने से शुरू हुई तालियां धीरे धीरे फैलीं और अंत में पूरे मैदान में गूंजने वाली जय जयकार और चीखों में बदल गईं। युवा सैनिकों की आंखों में अब भय नहीं बल्कि एक नए युग की आशा और उत्साह की ज्वाला जल रही थी। रानी मीरा राजपूत का युग शुरू हो गया था। कारवार का लाल साम्राज्य अब अतीत का हिस्सा बन गया था और उसके खंडहरों पर एक नई किंवदंती अंकुरित होने लगी थी। समय विक्रम सिंह के लिए मानो रुक गया था। नहीं, समय चलता रहा, लेकिन उसकी दुनिया उस दिन शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर ही अटक गई थी। हजारों जोड़ी आंखें जो उसे घृणा और तिरस्कार से देख रही थीं। मीरा राजपूत के मुंह से निकली पद से हटाने की सजा, जिसे उसने कभी एक महिला के रूप में तुच्छ समझा था, और मैदान में गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट उसके लिए नहीं बल्कि नए कमांडर के लिए थी। यह सब उसकी आत्मा में एक गर्म मुहर की तरह अंकित हो गया था। उसे अड्डे के बाहरी इलाके में एक पुराने सरकारी आवास में कमांड मुख्यालय में स्टैंड बाय की स्थिति में रखा गया था, जो मूल रूप से घर में नजरबंदी थी। कभी कारवार का राजा कहे जाने वाले और पूरे अड्डे पर राज करने वाले के पास अब कोई नहीं था। जो जूनियर अधिकारी कभी वफादारी की कस्में खाते थे वे अब दिखाई भी नहीं देते थे, और सैन्य ठेकेदारों के फोन जो कभी उसकी छापलूसी करते थे अब खामोश थे। उसका साम्राज्य एक रात में मृग तृष्णा की तरह गायब हो गया था। जो बचा था वह केवल एक चुभने वाली शर्म और उबलती हुई नफरत थी। ग्रह मीरा राजपूत, वह लानत औरत। हर रात वह अकेले पीता और अपने दांत पीसता। शराब के गिलास में उसकी परछाई अब स्टील जैसे कठोर गरुड़ रेजिमेंट के कमांडर की नहीं थी। वह सिर्फ एक बूढ़ा बाघ था जिसने अपने दांत और सब कुछ खो दिया था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसात 3 की पूरी दांत और इस्पात के साथ करेंगे। यह तथ्य
कि उसने दशकों से खून और पसीने से जो कुछ भी बनाया था वह एक महिला के कारण यूं ही नष्ट हो गया। यह इस तरह खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में बदले की एक चिंगारी फिर से जल उठी। वह कोई हारा हुआ नहीं था, वह विक्रम सिंह राठौड़ था। वह बस चुपचाप बैठकर इतिहास में एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में दर्ज नहीं हो सकता था। उसे एक जवाबी हमले की तैयारी करनी थी। उसे मीरा राजपूत, उस घमंडी औरत को गिराना था और अपना सम्मान वापस पाना था। कुछ दिनों तक सोचने के बाद उसने चुपचाप हरकत करना शुरू कर दिया। उसका पहला निशाना निश्चित रूप से उसका वफादार कुत्ता मेजर आनंद जोशी था। आनंद, जो विक्रम सिंह के पतन के बाद एक महत्वहीन पद पर धकेल दिया गया था, अपने पूर्व स्वामी का बुलावा मिलते ही तुरंत आ गया। सर, आनंद ने विक्रम सिंह की दुबली पतली हालत देखकर अपने आंसू रोक लिए। बैठो। विक्रम सिंह की आवाज में अब पहले जैसी गड़गड़ाहट नहीं थी, लेकिन उसके अंदर की ठंडक और भी चुभने वाली थी। उसने आनंद के लिए शराब डाली और धीरे से कहा, आनंद, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह खत्म हो जाऊंगा? नहीं सर, आप मार्कोस की एक जीवित किंवदंती हैं। यह केवल एक अस्थायी परीक्षा है। सही है, यह एक परीक्षा है और परीक्षाएं पार करने के लिए होती हैं। विक्रम सिंह की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी योजना का विस्तार से खुलासा करना शुरू कर दिया। मीरा राजपूत, वह औरत, वह सबसे पहले क्या करेगी? जाहिर है, वह अपनी पसंद के अनुसार पूरे मार्कोस को बदलने की कोशिश करेगी। वह मानवाधिकार और संचार के बारे में बकवास करेगी और मार्कोस की सारी स्टील की भावना और उग्रता को खत्म कर देगी। हमें उसे रोकना होगा, लेकिन एक CNC का अधिकार बहुत बड़ा होता है सर। केवल हमारी ताकत से यह काफी नहीं है। विक्रम सिंह के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। इस मार्कोस में अभी भी बहुत सारे सच्चे नौसैनिक हैं जो मेरे तरीके से सहमत हैं। और सिर्फ मार्कोस में ही नहीं, उसने अपनी उंगली से आकाश की ओर इशारा किया। नौसेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय में सच्चे सैनिक अभी भी मौजूद हैं। मीरा राजपूत जैसे लोग नहीं जो केवल मेज के पीछे बैठते हैं, बल्कि वे साथी जो मेरे साथ खून पसीना बहा चुके हैं और युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके सरकारी आवास का दरवाजा खटखटाया गया। आनंद ने तनाव में दरवाजा खोला। वहां विक्रम सिंह की उम्र का एक जनरल खड़ा था, लेकिन उसका रैंक बहुत ऊंचा था। लेफ्टिनेंट जनरल समीर चौधरी, नौसेना प्रमुख के संचालन सहायक। वह मार्कोस से थे, अकादमी में विक्रम सिंह के बैचमेट और उनके सबसे करीबी दोस्त। बहुत दिनों बाद मिले विक्रम। जनरल समीर चौधरी ने कमरे में घुसते ही विक्रम सिंह के कंधे पर थपथपाया। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण था। तुम्हारी हालत बहुत खराब है। एक नायक को इस तरह एक कोने में धकेल दिया गया है, सिर्फ एक औरत की वजह से। यह पूरे मार्कोस के लिए एक शर्म की बात है। धन्यवाद जनरल समीर कि आप खुद आए। संकोच मत करो। तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है और हमारे पूरे मार्कोस की समस्या है। जनरल समीर चौधरी के शामिल होने से विक्रम सिंह की जवाबी हमले की योजना को वास्तविक ताकत मिलने लगी। वे देर रात तक पीते रहे, मीरा राजपूत को गिराने की साजिश रचते रहे। उनकी योजना सरल लेकिन घातक थी। मीरा राजपूत की क्षमताओं पर एक मौलिक संदेह पैदा करना, चाहे वह सुधार के बारे में कितना भी चिल्लाए और लोकप्रियता हासिल करे। यदि एक कमांडर के रूप में उसकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता यानी परिचालन कमांड क्षमता जनता की नजर में अपर्याप्त साबित हो जाती है, तो उसका पूरा दबदबा रेत के महल की तरह ढह जाएगा। मौका जल्द ही आएगा, जनरल समीर चौधरी ने धीमी आवाज में कहा। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक बड़ा वार्षिक संयुक्त अभ्यास होगा। एक बड़े पैमाने पर उभयचर लैंडिंग अभ्यास, ऑपरेशन त्रिशूल। यह अभ्यास नए CNC की कमांड क्षमता को सत्यापित करने के लिए पहली परीक्षा होगी। मीडिया, संसद, यहां तक कि सरकार भी इस अभ्यास पर नजर रखेगी। विक्रम सिंह की आंखें धधक उठीं। ऑपरेशन त्रिशूल, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास जो मार्कोस की पूरी ताकत को एक काल्पनिक दुश्मन के तट पर उतरने के लिए जुटाएगा। मार्कोस के अस्तित्व का एक प्रमाण। सही है, हम उस अभ्यास को पूरी तरह से विफल कर देंगे। जनरल समीर चौधरी की आवाज सांप की तरह ठंडी थी। नौसेना प्रमुख के संचालन सहायक के रूप में मैं पूरे अभ्यास की योजना में शामिल हो सकता हूं। अभ्यास क्षेत्र में मौसम की जानकारी, दुश्मन के अनुमानित ठिकानों के बारे में खुफिया डेटा,
इन जैसी चीजों को थोड़ा बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम लैंडिंग को एक ऐसे स्थान पर निर्देशित करते हैं जो बाहर से एकदम सही दिखता है, लेकिन वास्तव में पानी के नीचे तेज चट्टानों से भरा है, या ज्वार के समय एक विशाल कीचड़ का मैदान बन जाएगा। मेजर आनंद जोशी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह अब केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, यह एक खतरनाक जुआ था जिसमें कई सैनिकों की जान दांव पर लगी थी। इसके अलावा जनरल समीर चौधरी ने विक्रम सिंह को देखते हुए आगे कहा, अपने पास मौजूद पूरे नेटवर्क को काम पर लगाओ। रसद कमान और आपूर्ति डिपो में अपने लोगों को सक्रिय करो। सुनिश्चित करो कि उभयचर टैंकों के प्रमुख घटक अभ्यास से ठीक पहले खराब हो जाएं या होवरक्राफ्ट के लिए ईंधन की आपूर्ति बाधित हो जाए। छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं जो एक साथ सामने आती हैं। कोई भी प्रतिभाशाली कमांडर असहाय हो जाएगा। विक्रम सिंह ने ताली बजाई। यह एक उत्तम योजना है। यदि अभ्यास विफल हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी फील्ड कमांडर मीरा राजपूत पर आ जाएगी। आलोचना की बाढ़ आ जाएगी। एक महिला कमांडर की सीमाएं, एक अधिकारी की अक्षमता जिसका अनुभव केवल मेज के पीछे का है। राजनीतिक दबाव रक्षा मंत्रालय और सरकार तक महसूस किया जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था। इस तरह उसे इस्तीफा देने या पद से हटा दिया जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विक्रम सिंह का चेहरा लंबे समय के बाद फिर से उत्साहित हो गया। उसे लगा जैसे वह फिर से कारवार का राजा बन गया है। भले ही अब उसे एक अंधेरे कमरे में छिपकर साजिश रचनी पड़ रही थी, उसे विश्वास था कि जल्द ही वह मुख्य मंच पर वापस आएगा और अपना राज्य वापस ले लेगा। आनंद, यस सर। कर्नल, तुरंत उन लोगों से मिलो जिनकी सूची मैं लिखूंगा। ये वे लोग हैं जो यह नहीं भूले हैं कि मेरे शब्द ही कानून हैं। उन्हें बताओ, शिकार का समय आ गया है और शिकार एक चालाक लोमड़ी है जिसने मार्कोस के सम्मान को कलंकित किया है। उसकी आवाज में ठंडी जानलेवा इरादे भरे थे। गिरा हुआ राजा अपने किले में आखिरी बचे हुए सैनिकों को बदला लेने के लिए इकट्ठा करने लगा था। एक अदृश्य युद्ध के मैदान में एक बड़ा तूफान चुपचाप बन रहा था और जनरल मीरा राजपूत को अभी तक उस तूफान के अस्तित्व का एहसास नहीं था। जनरल मीरा राजपूत के शपथ ग्रहण के बाद से मार्कोस का कमांड मुख्यालय वास्तव में बड़े बदलावों का केंद्र बन गया था। अपने शपथ ग्रहण भाषण में किए गए वादे के अनुसार उन्होंने मार्कोस के भीतर गहराई से जमी हुई पुरानी प्रथाओं और विसंगतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए एक सफाई अभियान को जोर शोर से आगे बढ़ाया। उनका पहला कदम एक नया संचार चैनल था जिसका नाम गरुड़ की आवाज था। यह पहले से मौजूद औपचारिक और कठोर सुझाव पेटियों से बिल्कुल अलग प्रणाली थी। यह गुमनाम शिकायत चैनल सीधे कमांडर से जुड़ा था। मोबाइल एप्लीकेशन और आंतरिक नेटवर्क के माध्यम से सैनिक कहीं भी और कभी भी अपने कमांडरों की शिकायतों, अनुचित व्यवहार या भ्रष्टाचार की रिपोर्ट फोटो या वीडियो के साथ कर सकते थे। आने वाली रिपोर्टों की जांच सीधे CNC की कमान के तहत महानिरीक्षक द्वारा की जाती थी और समस्या की गंभीरता के आधार पर जनरल मीरा राजपूत स्वयं निपटान प्रक्रिया की निगरानी करती थीं। शुरुआत में प्रतिक्रिया निंदनीय थी। निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि किसने रिपोर्ट की है, या CNC के पास सैनिकों की शिकायतों से निपटने का समय कहां है। अधिकांश सैनिकों ने सोचा। दशकों से बनी अविश्वास और लाचारी की दीवार उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंची थी, लेकिन मीरा राजपूत ने हार नहीं मानी। प्रणाली शुरू होने के एक सप्ताह बाद पहली रिपोर्ट आई। नाटुना के सबसे दूरस्थ द्वीप पर तैनात एक नौसैनिक ने सावधानी से पुरानी होने के कारण टपकती बैरक की छत की एक तस्वीर अपलोड की। साथ में यह भी लिखा था कि वह महीनों से रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उस रिपोर्ट को प्राप्त करते ही मीरा राजपूत ने तुरंत कार्रवाई की। अगली सुबह बिना किसी सूचना के वह हेलीकॉप्टर से सीधे नाटुना के लिए उड़ान भरी। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय इकाई कमांडर के साथ उस समस्याग्रस्त बैरक का सीधे निरीक्षण किया। हर जगह उगी फफूंद और टपकते पानी का दुखद दृश्य देखकर उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। कमांडर, क्या यह तुम्हारे आदमियों के सोने की जगह है? माफ कीजिए जनरल, हमारा बजट सीमित है। बजट सीमित है या तुम्हारा ध्यान सीमित है? उन्होंने उस इकाई कमांडर से और बात नहीं की। मुख्यालय लौटने के बाद उन्होंने तुरंत रसद कमान को फोन किया और आदेश दिया कि सर्वोत्तम जलरोधी सामग्री और इंजीनियरिंग कर्मी तुरंत नाटुना भेजे जाएं। उस इकाई कमांडर को लापरवाही के लिए तुरंत उसके पद से हटा दिया गया।
पूरी प्रक्रिया और उसके परिणाम गरुड़ की आवाज के नोटिस बोर्ड पर पारदर्शी रूप से घोषित किए गए। इसका प्रभाव जबरदस्त था। यह तथ्य कि CNC वास्तव में कार्रवाई कर रही थी और रिपोर्ट करने वाले की गुमनामी की पूरी गारंटी थी, ने रिपोर्टों को एक टूटे हुए बांध की तरह प्रवाहित कर दिया। वरिष्ठों द्वारा बार बार की जाने वाली हिंसा, प्रशिक्षण उपकरणों का गबन से लेकर लंबे समय से दबे एक रहस्यमय मौत के मामले की फिर से जांच के अनुरोध तक, मीरा राजपूत हर रात जागती, सभी रिपोर्टों को खुद पढ़ती और निर्देश देती। मार्कोस नीचे से बदलने लगा था। सैनिकों के चेहरों पर भय और लाचारी की जगह विश्वास और आशा की चमक ने ले ली थी। बेशक ऐसे लोग भी थे जो इस बदलाव से खुश नहीं थे। विक्रम सिंह जैसी पुरानी पीढ़ी के कमांडरों ने खुले तौर पर शिकायत की, CNC केवल सैनिकों का बचाव कर रही है, कमांड का पदानुक्रम टूट गया है, या सेना एक किंडरगार्टन की तरह बन गई है। लेकिन मीरा राजपूत नहीं डिगी। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि एक मजबूत सेना सैनिकों के बलिदान पर नहीं, बल्कि उन पर गहरे विश्वास पर बनती है। इस सब के बीच ऑपरेशन त्रिशूल अभ्यास की योजना आ गई, जो उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक बड़े पैमाने का ऑपरेशन जिसमें पूर्वी तट पर एक काल्पनिक दुश्मन के तट पर उतरने के लिए भारतीय और अमेरिकी नौसेना की पूरी ताकत शामिल थी। मीरा राजपूत इस अभ्यास को न केवल एक सफलता का मंच बनाना चाहती थीं, बल्कि यह साबित करने का अवसर भी बनाना चाहती थीं कि उनके सुधार युद्धक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपने सहयोगी लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा और अपने प्रमुख स्टाफ अधिकारियों को दिन रात ऑपरेशन योजना तैयार करने के लिए इकट्ठा किया। नौसेना मुख्यालय से प्राप्त अभ्यास की रूपरेखा और खुफिया डेटा के आधार पर उन्होंने अपनी खुद की रचनात्मक रणनीति जोड़ी। हालांकि अजीब बातें सामने आने लगीं। जनरल, यह निर्धारित लैंडिंग समुद्र तट की सटीक उपग्रह तस्वीरों का विश्लेषण है जो नौसेना मुख्यालय द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अजीब है। ऑपरेशन स्टाफ ऑफिसर मेजर गिलांग प्रकाश ने माथे पर शिकन के साथ रिपोर्ट किया। वह एक प्रतिभाशाली युवा अधिकारी थे जिसे मीरा राजपूत ने पदभार ग्रहण करने के बाद विक्रम सिंह के वफादारों की जगह सीधे चुना था। मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बिंदु अ में पर्याप्त पानी की गहराई और एक सौम्य तटरेखा है, जो इसे बड़े पैमाने पर लैंडिंग के लिए एक इष्टतम स्थान बनाती है। लेकिन जब हमने अभ्यास के दिन के लिए अपने स्वयं के वर्तमान डेटा और समुद्र तल के बाथिमेट्रिक मानचित्र का विश्लेषण किया, तो यह साल में सबसे बड़े ज्वार भाटे के अंतर का दिन है। बहुत संभावना है कि जब ज्वार कम होगा तो लगभग 2 किमी चौड़ा एक विशाल कीचड़ का मैदान बन जाएगा। मीरा राजपूत की भवें थोड़ी हिलीं। अगर उभयचर टैंक और सैनिक कीचड़ के मैदान में फंस जाते तो यह अब एक अभ्यास नहीं बल्कि एक आपदा होती। क्या कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है? बिंदु बी और सी की भी सिफारिश की गई थी, लेकिन बिंदु बी को अनुपयुक्त माना गया क्योंकि इसकी तटीय चट्टानें बहुत खड़ी हैं, जिससे आवाजाही को सुरक्षित करना मुश्किल है, और बिंदु सी दुश्मन की तटीय तोपखाने की सीधी फायरिंग रेंज में है। रिपोर्ट जारी रही। एक और बात, जनरल, रसद कमान से सूचना। इस अभ्यास के लिए निर्धारित अधिकांश नए उभयचर आक्रमण टैंकों में अचानक इंजन की खराबी आ गई है और उन्हें पुराने मॉडल के टैंकों से बदलना पड़ा है, जो पहले से ही घिसे पिटे हैं। अमेरिकी पक्ष के साथ संयुक्त संचालन सूचना साझाकरण प्रणाली में भी लगातार छोटी मोटी गड़बड़ियां हो रही हैं। आने वाली जानकारी वास्तविक समय में नहीं बल्कि कुछ मिनटों की देरी से आ रही है। जैसे जैसे अधिक समस्याएं बताई गईं, बैठक कक्ष में माहौल और भारी होता गया। यदि एक एक करके देखा जाए तो उन सभी को एक आकस्मिक दुर्घटना या प्रशासनिक त्रुटि माना जा सकता है, लेकिन यह तथ्य कि ये सभी समस्याएं मार्कोस के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास से ठीक पहले एक साथ हो रही थीं, यह एक संयोग नहीं हो सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा ने सावधानी से अपनी बात रखी। जनरल, क्या यह संभव है कि मीरा राजपूत ने उसकी बात काट दी और अपनी कुर्सी से उठी। वह विशाल ऑपरेशन मानचित्र के सामने गईं और नियोजित लैंडिंग स्थान समुद्र तट पर एक लाल मार्कर से एक बड़ा क्रॉस बनाया। ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें इस अभ्यास में असफल होते देखना चाहता है और वे इसे बहुत ही संगठित तरीके से कर रहे हैं। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। वह गुस्से में या घबराई हुई नहीं थी। इसके बजाय
वह इस पूरी स्थिति को एक दिलचस्प शतरंज के खेल के रूप में मान रही थी, एक अदृश्य दुश्मन द्वारा फेंकी गई एक चुनौती पत्र। वह खुशी खुशी उस चुनौती को स्वीकार करेगी। मेजर गिलांग। यस जनरल, अब से नौसेना मुख्यालय और रसद कमान से आने वाली सभी सूचनाओं और रिपोर्टों पर विश्वास मत करो। नहीं, बल्कि हमें उनका उपयोग करना होगा। हमें उस जानकारी के पीछे छिपी सच्चाई को खोजना होगा जो वे हमें दिखाना चाहते हैं। यह कैसे होगा जनरल? हमारे पास गरुड़ की आवाज है ना? मीरा राजपूत के होठों पर एक सार्थक मुस्कान तैर गई। अब तक हमने इसे केवल सैनिकों की शिकायतों को सुनने के लिए एक चैनल के रूप में उपयोग किया है, लेकिन अब से यह हमारी आंखें और कान बनेगा। रसद गोदाम में काम करने वाले सैनिक, मरम्मत कार्यशाला में तैनात एनएसओ, संचार कक्ष में रेडियो ऑपरेटर, निश्चित रूप से उनमें से कोई होगा जिसने कमांड श्रृंखला के ऊपर हो रही अजीब बातों को देखा होगा। उनकी गोपनीयता की गारंटी दो और सभी रिपोर्टों को उच्चतम सुरक्षा स्तर के साथ संसाधित करो। यदि ऑपरेशन त्रिशूल से संबंधित थोड़ी सी भी अजीब बात का कोई संकेत मिलता है तो उन्हें सीधे मुझे रिपोर्ट करने का आदेश दो। उन्होंने फिर से ऑपरेशन मानचित्र को देखा और लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन, अमेरिकी नौसैनिक कमांडर के साथ एक एकल अनौपचारिक संचार चैनल खोलो। हम आधिकारिक सूचना साझाकरण प्रणाली पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना खुद का रास्ता बनाना होगा। हम ऑपरेशन त्रिशूल की पूरी अभ्यास योजना की फिर से समीक्षा करेंगे। हम खुशी खुशी उस जाल में चलेंगे जो उन्होंने तैयार किया है, लेकिन हम उस जाल का उपयोग करके पासा पलट देंगे और उनका गला घोंट देंगे। बैठक कक्ष में सभी स्टाफ अधिकारी अपनी सांसें रोककर उसे देखने लगे। उनकी आंखों में अब कोई चिंता या भ्रम नहीं था। जो था वह केवल अपने कमांडर पर पूर्ण विश्वास और एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ एक जलती हुई जैंदो भावना थी। एक अदृश्य युद्ध के मैदान में मीरा राजपूत ने दुश्मन के हमले का पता लगा लिया था और एक जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। यह विशाल शतरंज की बिसात अब उसके नियंत्रण में फिर से बिछाई जा रही थी। दिन जावा सागर में भोर घने समुद्री कोहरे और एक भयंकर बारिश के तूफान के साथ हुई। ऑपरेशन त्रिशूल शुरू करने के लिए सबसे खराब मौसम की स्थिति। मार्कोस मुख्यालय के भूमिगत बंकर में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पुष्कोदाल की बड़ी स्क्रीन पर ऑपरेशन क्षेत्र में मौसम की स्थिति और समुद्र में इंतजार कर रहे संयुक्त भारतीय अमेरिकी बेड़े को खतरनाक परिस्थितियों में दिखाया गया था। उसी समय नौसेना मुख्यालय के पुष्कोदाल में नौसेना प्रमुख, अन्य सेनाओं के प्रमुख और सभी शीर्ष सैन्य अधिकारी अभ्यास की स्थिति की निगरानी के लिए एकत्र हुए थे। उनमें लेफ्टिनेंट जनरल समीर चौधरी, नौसेना प्रमुख के संचालन सहायक भी थे। उनके चेहरे पर तनाव के अलावा एक छिपी हुई प्रत्याशा थी। उन्होंने अपने बगल में बैठे नौसेना उप प्रमुख से फुसफुसाया, इतने खराब मौसम में लैंडिंग अभ्यास, लगता है जनरल राजपूत खुद पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं। भले ही यह सिर्फ एक अभ्यास हो, सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके शब्दों में मीरा राजपूत के अनुभव की कमी और जिद्दी रवैये पर एक सूक्ष्म कटाक्ष था। कुछ जनरलों ने सहमति में सिर हिलाया। मारका तोड़ा को मारका ताखाना तापी। इस बीच कारवार में अपने पुराने सरकारी आवास में कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ मेजर आनंद जोशी के साथ उस स्क्रीन को घूर रहे थे जो पुष्कोदल से अवैध रूप से प्राप्त वास्तविक समय की ऑपरेशन स्थिति दिखा रही थी। उनके होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। मौसम भी हमारी तरफ है। उन पुराने टैंकों को इस तरह समुद्र में धकेलना, मीरा राजपूत, यह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। सब कुछ उनके द्वारा बनाए गए परिदृश्य के अनुसार चल रहा था। खराब मौसम, गलत खुफिया जानकारी, पुराने उपकरण। मीरा राजपूत असहाय रूप से उस जाल में चल रही थीं जो उन्होंने तैयार किया था। जनरल, क्या समुद्र तट ए पर लैंडिंग का आदेश निर्धारित समय के अनुसार दिया जाएगा? मार्कोस के पुष्कोदाल में लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। स्क्रीन पर समुद्र तट ए का दृश्य नरक जैसा लग रहा था। विशाल लहरें ऐसी उठ रही थीं मानो समुद्र तट को निगल लेंगी, और ज्वार कम होने के कारण अनुमान से कहीं ज्यादा चौड़ा कीचड़ का मैदान पहले से ही दिखाई दे रहा था। मीरा राजपूत बिना कुछ कहे स्क्रीन को देखती रहीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तूफान की आंख की तरह
वह अपने आसपास की सभी अराजकता और तनाव को शांत रहते हुए अवशोषित कर रही थीं। उन्होंने अपने हाथ में रेडियो उठाया और एक संक्षिप्त आदेश दिया, योजना के अनुसार आगे बढ़ो, पहली लहर, लैंडिंग शुरू करो। जैसे ही आदेश दिया गया, लैंडिंग क्राफ्ट के विशाल दरवाजे खुले और बीएमपी तीनफ उभयचर टैंक इंजनों की गर्जना के साथ समुद्र में कूदने लगे। हालांकि खराब मौसम, उग्र लहरें और पुराने उपकरणों की सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। कुछ टैंक लहरों की चपेट में आने से अपनी प्रणोदन शक्ति खो बैठे और कुछ कीचड़ के मैदान में फंसने लगे। नौसेना मुख्यालय के पुस्कोदाल में निराशा की आहें सुनाई दी। यह क्या बकवास है, यह पूरी तरह से गड़बड़ है। लैंडिंग की शुरुआत से ही सैनिकों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या इस अभ्यास को रोक नहीं देना चाहिए? जनरल समीर चौधरी के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। अपने घर में विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया, फंस गई, वह मूर्ख औरत जाल में फंस गई। ठीक उसी समय जब सभी को यकीन हो गया था कि ऑपरेशन त्रिशूल एक विनाशकारी विफलता में समाप्त होगा, जनरल मीरा राजपूत ने फिर से अपना रेडियो उठाया। हालांकि इस बार उन्होंने जिस चैनल पर संपर्क किया वह पहली लहर की हमलावर सेना नहीं थी। यह एक पूरी तरह से अलग आवृत्ति थी। ईगल, यह मदर बेस है। घोंसला छोड़ने का समय आ गया है। उस जगह उड़ो जहां हवा सबसे तेज चल रही है। जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, पुस्कोडल की एक और स्क्रीन पर एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। समुद्र तट सी, लैंडिंग बिंदु समुद्र तट ए से लगभग 30 किमी पूर्व में, वह स्थान जिसे नौसेना मुख्यालय की रिपोर्ट में लैंडिंग के लिए बिल्कुल असंभव माना गया था, क्योंकि यह दुश्मन की तटीय तोपखाने की सीधी रेंज में था। घने अंधेरे और बारिश के तूफान को भेदते हुए मार्कोस की जिंगिंग टोही उभयचर इकाई टाइफिप को ले जाने वाली दर्जनों तेज गति वाली रबर बोट भूतों की तरह समुद्र तट के पास आ रही थीं। वे बिना आवाज के चल रहे थे। रडार का पता लगाने से बचने के लिए लहरों से नीचे पैंतरेबाजी कर रहे थे। नौसेना मुख्यालय के पुस्कोदल में सभी हैरान थे। यह क्या है? ताइफिप सेना समुद्र तट सी की ओर क्यों जा रही है? जनरल समीर चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। मीरा राजपूत की असली योजना शुरू से ही समुद्र तट नहीं थी। उन्होंने दुश्मन के जाल को पढ़ लिया था और उनका ध्यान पूरी तरह से समुद्र तट अ पर केंद्रित करने में सफल रही थीं, जबकि उन्होंने असली तलवार को उस जगह पर वार करने के लिए तैयार किया था जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जनरल, अमेरिकी मरीन के ऑस्प्रे स्क्वाड्रन निर्धारित बिंदु पर पहुंच गए हैं। वे तटीय रेखा के पीछे दुश्मन की तटीय तोपखाने की स्थिति पर हमला करने के लिए तैयार होने की रिपोर्ट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा ने अनौपचारिक चैनल के माध्यम से रिपोर्ट किया। मीरा राजपूत ने सूचना प्रणाली की गड़बड़ी का फायदा उठाकर अमेरिकी पक्ष के साथ सीधे गुप्त रूप से संवाद किया था और एक संयुक्त अभियान तैयार किया था। हमले की अनुमति दो। और मेजर गिलैंग, यस जनरल, अब मुझे यकीन है कि गरुड़ की आवाज के माध्यम से सभी सबूत एकत्र हो गए हैं। दूसरे चरण को अंजाम दो। मेजर गिलांग प्रकाश की आंखें चमक उठीं। वह चुपचाप पुस्कोदल से निकला और कहीं चला गया। लगभग उसी समय जब ऑस्प्रे स्क्वाड्रन ने काल्पनिक दुश्मन की तटीय तोपखाने की स्थिति पर आकाश से आग बरसाई, ताइफिप सेना समुद्र तट सी पर पूरी तरह से उतर गई। उन्होंने पेशेवर रॉक क्लाइंबिंग उपकरणों का उपयोग करके खड़ी तटीय चट्टानों पर तेजी से विजय प्राप्त की और केवल 30 मिनट में सभी मुख्य लक्ष्य बिंदुओं पर कब्जा कर लिया। अभ्यास शुरू होने के 1 घंटे से भी कम समय में इस अभ्यास की जीत या हार वास्तव में तय हो चुकी थी। समुद्र तट ए पर संघर्ष कर रही पहली लहर शुरू से ही दुश्मन की आंखों को धोखा देने के लिए एक विशाल चारा थी। नौसेना मुख्यालय का पुस्कोदल प्रशंसा और आश्चर्य में चुप हो गया। यह सिर्फ एक साधारण लैंडिंग अभ्यास नहीं था, यह एक ऐसा ऑपरेशन था जो एक कलाकृति जैसा था, जो दुश्मन के इरादों का फायदा उठाने और उनकी कमजोरियों पर हमला करने की रचनात्मक रणनीति और संयुक्त भारतीय अमेरिकी बलों के बीच पूर्ण समन्वय का परिणाम था। अविश्वसनीय, यह एक पूर्ण विजय है, नौसेना प्रमुख ने आश्चर्य से अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। जनरल समीर चौधरी हवा में पत्ते की तरह कांप रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने ही खोदे हुए जाल में गिर गए हैं। और ठीक उसी समय पुस्कोदाल का दरवाजा जोर से खुला और सैन्य पुलिस एमपी के कर्मी अंदर घुस आए।
उनका नेतृत्व मेजर गिलांग प्रकाश कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल समीर चौधरी आपको सैन्य रहस्यों को लीक करने और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मेजर गिलांग की चीख के साथ एमपी ने जनरल समीर चौधरी की दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। यह क्या बकवास है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? सभी सबूत कि आपने कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ के साथ मिलकर अभ्यास की खुफिया जानकारी में हेरफेर करने और रसद आपूर्ति को बाधित करने की साजिश रची थी, हमने सुरक्षित कर लिए हैं। रसद गोदाम में सीसीटीवी फुटेज, संचार रिकॉर्ड और बहादुर नौसैनिकों से गरुड़ की आवाज के माध्यम से दर्जनों रिपोर्टें। उसी समय एमपी ने कारवार में उस पुराने सरकारी आवास पर भी छापा मारा। विक्रम सिंह राठौड़ और आनंद जोशी जो जय जयकार कर रहे थे को बिना यह समझे कि क्या हो रहा है ठंडे हथकड़ियों में डाल दिया गया। सभी स्थिति नियंत्रण में आने के बाद जनरल मीरा राजपूत ने पुस्कोदल स्क्रीन के माध्यम से नौसेना मुख्यालय को जीत की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट मार्कोस की कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मीरा राजपूत रिपोर्ट करती हैं कि ऑपरेशन त्रिशूल न्यूनतम नुकसान के साथ पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। उनकी शांत आवाज पुस्कोडाल में गूंज उठी। उन्होंने सिर्फ एक अभ्यास ही नहीं जीता था, उन्होंने उसे गिराने की कोशिश कर रही एक विशाल भ्रष्ट शक्ति के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध में भी पूर्ण विजय प्राप्त की थी। ऑपरेशन त्रिशूल का असली निशाना काल्पनिक दुश्मन नहीं था, बल्कि मार्कोस के भीतर छिपे असली दुश्मन का दिल था। ऑपरेशन त्रिशूल का परिणाम एक बड़ा तूफान बन गया जिसने पूरे भारतीय सशस्त्र बलों को हिलाकर रख दिया, जो एक सैन्य अभ्यास की सफलता से कहीं आगे था। एक महिला मार्कोस कमांडर की प्रतिभाशाली कमांड क्षमता और साथ ही अभ्यास को साबोटाजिंग करने और सैन्य संस्थान को धोखा देने वाली देशद्रोही ताकतों के दमन को दर्शाने वाली नाटकीय घटना सभी मीडिया में मुख्य खबर बन गई। जनता ने मीरा राजपूत, उस स्टील की रानी को उत्साहपूर्ण समर्थन दिया जिसने भ्रष्ट जनरलों को एक ही तलवार के वार से काट दिया था। मार्कोस के भीतर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। युवा सैनिक उसे सिर्फ एक कमांडर नहीं बल्कि एक उद्धारकर्ता मानने लगे जो उनकी रक्षा करेगा और मार्कोस में पुरानी गंदगी को साफ करेगा। गरुड़ की आवाज का नोटिस बोर्ड उसके लिए समर्थन और उत्साह के संदेशों से भर गया। लेकिन जीत की चकाचौंध के बीच मीरा राजपूत एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं हुई। वह जानती थीं कि विक्रम सिंह और समीर चौधरी केवल पूंछ थे या सबसे अच्छा भ्रष्टाचार नामक एक विशाल सांप के शरीर का हिस्सा थे। निश्चित रूप से एक सिर होना चाहिए जिसने उन्हें सैन्य अभ्यास को साबोटाजिंग करने का साहस दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि पीछे कोई रक्षा करेगा। जब तक वह सिर नहीं काटा जाता, दूसरा और तीसरा विक्रम सिंह हमेशा फिर से प्रकट हो सकता था। उनका नया युद्ध क्षेत्र सैन्य पुलिस मुख्यालय में ठंडा और बंद पूछताछ कक्ष था। पूछताछ की कुर्सी पर बैठने वाला पहला व्यक्ति मेजर आनंद जोशी था। अकाट्य सबूतों और राजद्रोह के भयानक आरोपों के सामने वह पूरी तरह से टूट गया था। वह रोते हुए वह सब कुछ बता रहा था जो वह जानता था, लेकिन वह जो जानता था वह केवल यह था कि उसने विक्रम सिंह के आदेशों का आंख मूंद कर पालन किया था। वह किसी उच्च अधिकारी के बारे में कुछ नहीं जानता था। अगला था जनरल समीर चौधरी, नौसेना प्रमुख के संचालन सहायक के पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति के रूप में। वह एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था। उसने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और जोर देकर कहा कि वह वकील के बिना एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लेकिन जब मेजर गिलांग के नेतृत्व में निरीक्षणालय की टीम ने उसके गुप्त बैंक खातों का विवरण और विक्रम सिंह के साथ अनगिनत कॉल रिकॉर्ड दिखाए तो उसका बचाव डगमगाने लगा। हालांकि वह अपने मुख्य बॉस के बारे में चुप रहा। यह डर कि अगर वह बोला तो न केवल वह बल्कि उसका परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा ने उसका मुंह बंद कर दिया था। अंत में मीरा राजपूत ने विक्रम सिंह का सामना सीधे करने का फैसला किया। जब वह पूछताछ कक्ष में दाखिल हुई तो हथकड़ी में बैठे विक्रम सिंह ने उन्हें धधकती आंखों से देखा। उनके चेहरे पर एक हारे हुए व्यक्ति की निराशा नहीं बल्कि वही अहंकार और नफरत थी। बहुत अच्छा, तो यह मेरा अंत है, तुम जैसी लानत औरत के हाथों गिरना, उनकी आवाज में ताना था। मीरा राजपूत शांति से उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। उनके हाथ में कोई दस्तावेज नहीं था। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, या यूं कहें पूर्व कर्नल।
मेरा नाम अपने गंदे मुंह से मत लो, मैं आपसे पूछताछ करने नहीं आई हूं। मीरा राजपूत के शब्दों ने विक्रम सिंह को हैरान कर दिया। उन्होंने धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा। मैंने आपके बारे में सुना है। जब आप पहली बार नियुक्त हुए थे, पूर्वी तिमोर में अपने पलटन के सदस्य को बचाने के लिए अकेले दुश्मन के इलाके में जाने की वीरतापूर्ण कहानी, सीमा पर अपने आदमियों के साथ बर्फीले तूफान के बीच एक रक्षात्मक किला बनाने की कहानी। उस समय आप निश्चित रूप से एक सच्चे नौसैनिक थे, एक नायक जिसका सभी सम्मान करते थे और अनुसरण करते थे। विक्रम सिंह की निगाह एक पल के लिए डगमगा गई। यह उसके सबसे शानदार दिन थे, उस गर्व का स्रोत जिसे वह अपनी जान से भी ऊंचा मानता था। लेकिन आप इस तरह कब बदल गए? मीरा राजपूत की आवाज शांत थी, लेकिन किसी भी डांट से ज्यादा पैनी थी, जो विक्रम सिंह के दिल में चुभ गई। कब से भाईचारे की भावना और बलिदान की भावना की जगह गुट्टीय राजनीति और चापलूसी ने ले ली? कब से आपकी शक्ति आपके आदमियों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई? क्या वह भूमि के लोगों की राजनीति जिसे आप इतनी नफरत करते थे, आप खुद ही सबसे निष्ठापूर्वक नहीं चला रहे थे? चुप रहो, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? विक्रम सिंह ने मेज पर मुक्का मारा और दहाड़ा। मैं सिर्फ मार्कोस की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। मैं सिर्फ तुम जैसे लोगों को अंदर आने और मार्कोस की सारी स्टील की भावना और उग्रता को फीका करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। क्या यही आपकी बात कराया है? क्या साम काम कराया है? साम ने कहीं आपकी कोशिश कर रहा था। स्टील की भावना है। मीरा राजपूत अपनी कुर्सी से उठी और विक्रम सिंह के पास गईं। उन्होंने उसे ऊपर से ठंडी आंखों से देखा। निजी हितों के लिए अपने आदमियों को मौत के मुंह में धकेलना, क्या यही आपकी स्टील की भावना है? निजी बदला लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, क्या यही आपकी उग्रता है? मूर्ख मत बनो। आपने मार्कोस की रक्षा नहीं की, आप केवल विक्रम सिंह के राज्य की रक्षा करना चाहते थे। आप बदलाव से डरते थे और अपनी पुरानी सत्ता के ढहने से डरते थे। आप एक नायक नहीं थे, आप केवल अपने ही राज्य में फंसे एक कायर थे। कायर, उस एक शब्द ने विक्रम सिंह के बचे हुए स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने पूरे जीवन तो भाजान का तहार बना लगाया। उसने कभी ऐसा अपमान नहीं सुना था, यहां तक कि कल्पना भी नहीं कर सकता था। मीरा राजपूत ने एक पल के लिए उसके टूटे हुए चेहरे को देखा, फिर अपना अंतिम हमला किया। वह कौन व्यक्ति है जिसने आपको ऐसा बनाया? वह कौन व्यक्ति है जिसने मीठे शब्द फुसफुसाए? अगर असफल हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह कौन कायर है जो आपको एक ढाल के रूप में उपयोग करके अपने विशाल किले की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने विक्रम सिंह की आंखों में सीधे देखा और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में एक नाम लिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अमरेंद्र सिंह। क्या वह वही व्यक्ति हैं? जैसे ही वह नाम लिया गया, विक्रम सिंह की पुतलियां बुरी तरह कांपने लगीं। उसके कसकर बंद होंठ कांपने लगे। भले ही उसने जवाब नहीं दिया, मीरा राजपूत ने उसकी आंखों से सब कुछ पढ़ लिया था। वह क्षण जब उसने उस सांप के सिर की पहचान की पुष्टि की जिसका वह शिकार कर रही थी। जनरल अमरेंद्र सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय सशस्त्र बलों के नंबर 1 व्यक्ति, राष्ट्रपति के अलावा जो सर्वोच्च कमांडर थे। सेना के भीतर कोई भी उनकी पूर्ण शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह सेना में सबसे बड़े गुट के नेता थे, जिन्होंने दशकों से महत्वपूर्ण पदों की पदोन्नति को नियंत्रित किया और अपना खुद का लोहे का किला बनाया था। विक्रम सिंह उनके पुराने वफादारों में से एक थे और समीर चौधरी भी उनकी कमान में थे। मीरा राजपूत की मार्कोस CNC के रूप में आश्चर्यजनक नियुक्ति सरकार द्वारा उनकी ठोस सत्ता संरचना में दरार डालने का एक प्रयास था और अमरेंद्र सिंह इसे कभी भी अनुमति नहीं देंगे। मीरा राजपूत ने अब विक्रम सिंह से और सवाल नहीं किए। उन्हें वह जवाब मिल गया था जो वह चाहती थीं। वह चुपचाप मुड़ी और पूछताछ कक्ष से चली गईं। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले उन्होंने पीछे से विक्रम सिंह की हताश चीख सुनी, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगी, वह भगवान है। पूछताछ कक्ष से बाहर निकलते समय मीरा राजपूत का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा, जो उनका इंतजार कर रहे थे, चिंतित चेहरे के साथ पास आए। जनरल, क्या पुष्टि हो गई है? मीरा राजपूत ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उन्होंने गलियारे की खिड़की से दूर रक्षा मंत्रालय की इमारत को देखा। उस इमारत के सबसे ऊंचे शिखर पर वह विशाल सांप का सिर रहता था जो सब कुछ नियंत्रित करता था। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन,
अब से हम एक भूत से लड़ेंगे। यस जनरल, हमारा दुश्मन अब कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विशाल प्रणाली है जो पूरे सैन्य शरीर में एक मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई है। हम उसे कभी भी औपचारिक तरीके से नहीं गिरा सकते। हम सैन्य, पुलिस या रणनीतिक खुफिया एजेंसी पर भरोसा नहीं कर सकते जिसे वह नियंत्रित करता है। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। अब से हम एक अनौपचारिक ऑपरेशन में प्रवेश करेंगे। हमारा लक्ष्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अमरेंद्र सिंह। हमें उस पेंडोरा बॉक्स को खोजना होगा जो उसने दशकों से बनाए भ्रष्टाचार के टॉवर के दिल में छिपा है। उनके मुंह से निकला पेंडोरा बॉक्स का सांकेतिक नाम। अर्जुन को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन एक बात निश्चित थी, एक ऐसा वास्तविक युद्ध जिसमें जान दांव पर लगी थी, जो पिछले संघर्षों से बिल्कुल अलग स्तर का था, शुरू हो गया था। स्टील की रानी ने अब उस व्यक्ति के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी जिसे भगवान कहा जाता था। भारतीय सशस्त्र बलों का हृदय नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय परिसर एक विशाल किला था, और वहां की सभी इमारतों में सबसे ऊंची और सबसे मजबूत अधिकार वाली इमारत मुख्य मुख्यालय भवन थी, जिसे एकता टॉवर कहा जाता था। लेकिन सेना के भीतर युवा सुधारवादी अधिकारी चुपचाप इसे एक और नाम से बुलाते थे, कानाफूसी का टॉवर। वह स्थान जहां सभी सूचनाएं एकत्रित होती थीं और सभी गुप्त सौदे और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। और उस टॉवर के शिखर पर बैठे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र सिंह जीवित शक्ति का प्रतीक थे। उनका एक शब्द जनरलों के कंधों पर लगे सितारों को गिरा या बढ़ा सकता था, और खरबों रुपये के रक्षा बजट की दिशा निर्धारित होती थी। उनका कार्यालय हमेशा वफादारी की कसम खाने वाले जनरलों और नवीनतम हथियार बेचने की इच्छा रखने वाले रक्षा उद्योग के लॉबिस्टों से भरा रहता था। जनता के सामने वह एक बुद्धिमान और दयालु नेता होने का ढोंग करते थे, लेकिन अपनी मुस्कान के पीछे वह एक ठंडे खून वाले तानाशाह का चेहरा छिपाते थे, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी अवैध और भ्रष्ट कार्य करने में संकोच नहीं करेगा। मीरा राजपूत का जवाबी हमला उनके लिए एक छोटी लेकिन परेशान करने वाली लहर थी। उन्होंने विक्रम सिंह और समीर चौधरी का बलिदान देकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह रिपोर्ट मिलने के बाद कि मीरा राजपूत ने उनका नाम जान लिया है, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मामूली मामला नहीं है। उन्होंने मीरा राजपूत की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक अदृश्य जाल फैलाना शुरू कर दिया। मीरा राजपूत ने भी अमरेंद्र सिंह की निगरानी को महसूस किया। उन्होंने मान लिया कि उनके कार्यालय में फोन भी टैप किया जा सकता है, और उन्होंने अत्यधिक सुरक्षा के साथ एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया जिन पर वह भरोसा कर सकती थीं। वे केवल कुछ ही करीबी लोग थे, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा और मेजर गिलांग प्रकाश। अमरेंद्र सिंह को गिराने का सबूत, वह पेंडोरा बॉक्स, निश्चित रूप से उस जगह पर होना चाहिए जहां वह सबसे आसानी से पहुंच सकता है, और साथ ही सबसे सुरक्षित जगह भी। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से सुरक्षित घर में, CNC के कार्यालय में नहीं, वे तीनों लोग एक मेज पर इकट्ठा हुए। मेज पर ऑपरेशन का नक्शा नहीं, बल्कि रक्षा मंत्रालय की इमारत का एक जटिल खाका फैला हुआ था। उनका कार्यालय, उनका सरकारी आवास, यहां तक कि वह गुप्त विला भी जहां वह अक्सर जाते थे। हमने जांच कर ली है, लेकिन हमें इतने महत्वपूर्ण सबूतों को रखने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली, मेजर गिलांग ने रिपोर्ट किया। उनकी खुफिया टीम हफ्तों से जासूसी और जांच कर रही थी, लेकिन अमरेंद्र सिंह एक पुराने सांप की तरह चालाक थे जो कभी कोई निशान नहीं छोड़ते थे। निश्चित रूप से यह किसी आधिकारिक जगह पर नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि यह एक तीसरा स्थान है जिसे वह व्यक्ति प्रबंधित करता है, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है, साथ ही वह व्यक्ति जिस पर कोई भी शक नहीं करेगा। मीरा राजपूत का विश्लेषण सटीक था। समस्या यह थी कि वह तीसरा स्थान कहां था और वह भरोसेमंद व्यक्ति कौन था जो उसे प्रबंधित करता था। ऑपरेशन एक गतिरोध पर पहुंच गया था। ठीक उसी समय मीरा राजपूत को एक अप्रत्याशित संदेश मिला। भेजने वाला गुमनाम था, जिसे गरुड़ की आवाज प्रणाली के माध्यम से भेजा गया था। संदेश छोटा था, लेकिन उसका कॉन्टेनू चौंकाने वाला था। टॉवर की परछाई से सावधान रहें, परछाई सब कुछ जानती है। और संदेश के अंत में शतरंज के घोड़े की एक छोटी सी तस्वीर थी। मीरा राजपूत को तुरंत लगा कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह टॉवर की परछाई के भीतर एक सहयोगी से एक खतरनाक संकेत था।
मीरा राजपूत को उन लोगों की याद आई जो जनरल अमरेंद्र सिंह के साथ उनकी परछाई की तरह रहते थे। कई सहयोगियों और कर्मचारियों में से केवल एक ही व्यक्ति था जो शायद सब कुछ जानता था। मेजर प्रिया शर्मा, जनरल अमरेंद्र सिंह की निजी सहयोगी और रक्षा मंत्रालय में सभी गुप्त दस्तावेजों का प्रबंधन करने वाली प्रमुख व्यक्ति। भले ही वह अकादमी से स्नातक नहीं थीं, वह केवल अपनी असाधारण क्षमता से उस पद तक पहुंची थीं और वह अतीत में मीरा राजपूत की पसंदीदा छात्रा थीं जब वह एक प्रशिक्षक थीं। मीरा राजपूत ने एक खतरनाक जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने मेजर गिलांग को मेजर प्रिया शर्मा से गुप्त रूप से संपर्क करने का आदेश दिया। मिलने की जगह दिल्ली में एक पुरानी किताबों की दुकान थी जिसका सेना से कोई लेना देना नहीं था। निर्धारित इन दूसरा खा समय पर किताबों की दुकान के एक कोने में नागरिक कपड़ों में मेजर प्रिया शर्मा मेजर गिलांग के सामने प्रकट हुई, जो एक किताब पढ़ने का नाटक कर रहे थे। उनका चेहरा तनावग्रस्त था और उनकी आंखों में पूरी सतर्कता थी। क्या काम है? आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? यह जनरल की इच्छा है। मीरा राजपूत का नाम लेने के बजाय गिलांग ने मेज पर एक शतरंज का घोड़ा रखा। प्रिया शर्मा की आंखें फैल गईं। तो आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने गरुड़ की आवाज में संदेश भेजा था। प्रिया शर्मा ने अपने होंठ काट लिए। वह लंबे समय से अमरेंद्र सिंह के काले पक्ष को देखकर पीड़ित थीं। एक सैनिक के रूप में अपनी अंतरात्मा और एक संगठन के सदस्य के रूप में अपनी आज्ञाकारिता के बीच एक दुविधा में थीं। उन्होंने मीरा राजपूत के उदय को अपनी अंतिम आशा के रूप में देखा। मैं क्या मदद कर सकती हूं? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके अंदर का संकल्प दृढ़ था। क्या आप पेंडोरा बॉक्स के बारे में जानती हैं? गिलांग के सवाल पर प्रिया शर्मा ने सिर हिलाया। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन चीफ इसे बड़ा बही खाता कहते हैं। एक गुप्त नोटबुक जिसमें पिछले 20 वर्षों में चीफ द्वारा प्रबंधित सभी काले लेन देन शामिल हैं। ठेकेदारों से रिश्वत, सेना में पदों की खरीद फरोख्त, यहां तक कि अतीत में बड़े हथियार खरीद घोटाले के पीछे की सच्चाई भी। अगर यह सामने आ गया तो न केवल चीफ बल्कि दर्जनों सेवारत और सेवानिवृत्त जनरल भी अपने पद खो देंगे। वह बही खाता कहां है? चीफ के कार्यालय के नीचे के गुप्त अभिलेखागार में। उस जगह को केवल चीफ के फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैनर से ही खोला जा सकता है। मैं भी वहां नहीं पहुंच सकती। एक अभेद्य किला। हालांकि प्रिया शर्मा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ी, लेकिन साल में एक बार एक दिन होता है जब पूरी प्रणाली की जांच और बैकअप लिया जाता है। ठीक अगले सप्ताह शुक्रवार को सशस्त्र बल दिवस के उत्सव के दिन। उस दिन दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक 1 घंटे के लिए सुरक्षा प्रणाली अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दी जाएगी। चीफ हमेशा उस समय अभिलेखागार में जाकर सीधे बड़े बही खाते की जांच करते हैं। अवसर केवल 1 घंटे का था। एक खतरनाक ऑपरेशन जहां विफलता का मतलब सब कुछ का अंत था। मीरा राजपूत ने सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद अंतिम पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें उस 1 घंटे के दौरान अमरेंद्र सिंह को उनके कार्यालय से दूर रखना था। उन्होंने अपनी सभी राजनीतिक संपत्तियों का उपयोग किया। उन्होंने संसद की रक्षा समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया जो उनका समर्थन करते थे, और राष्ट्रपति भवन के साथ अनौपचारिक संपर्क किया। अंत में सशस्त्र बल दिवस के दिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जनरल अमरेंद्र सिंह अभी अभी अपने कार्यालय लौटे थे और गुप्त अभिलेखागार की जांच करने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय उनके कार्यालय में फोन जोर से बजा। यह कैबिनेट सचिव का फोन था। जनरल, कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति जी आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। एक तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रपति से एक आपातकालीन बुलावा। अमरेंद्र सिंह इसे मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई, लेकिन सोचा कि बड़े बही खाते की जांच बाद में की जा सकती है, और वह महल की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय परिसर छोड़ा, मीरा राजपूत का गुप्त ऑपरेशन शुरू हो गया। अंदर से प्रिया शर्मा ने प्रणाली जांच के बहाने भूमिगत अभिलेखागार में अतिरिक्त सुरक्षा ताले को निष्क्रिय कर दिया। बाहर से मेजर गिलांग प्रकाश और टाइफिप के पूर्व सदस्यों से बनी एक जिंगिंग टीम वेंटिलेशन नलिकाओं के माध्यम से भूतों की तरह घुस गई। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, अमरेंद्र सिंह के राज्य को ध्वस्त कर सकने वाले एकमात्र हथियार पर कब्जा करना, पेंडोरा बॉक्स।
कानाफूसी के टॉवर की सबसे गहरी जगह में एक खतरनाक जुआ चल रहा था जो भारतीय सशस्त्र बलों के भाग्य का निर्धारण करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यालय के नीचे के गुप्त भूमिगत अभिलेखागार में हवा ठंडी और सूखी थी। दशकों से चुपचाप बनाई गई शक्ति की गंध धूल की तरह जमी हुई थी। मेजर गिलांग प्रकाश और 2 ताइफिप सदस्य बिना कोई आवाज किए अंधेरे में चल रहे थे। उनके कानों में लगे मिनी रेडियो से मेजर प्रिया शर्मा की तनावपूर्ण आवाज सुनाई दे रही थी। 3 मीटर आगे इंफ्रारेड सेंसर है, रेंकर पार करना होगा। इस गलियारे के अंत में मोशन सेंसर हर 10 सेकंड में सक्रिय होता है। 8 सेकंड में पार करो। यह एक अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली और मानव क्षमता की सीमाओं के बीच एक लड़ाई थी। एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। एक गलती पूरे ऑपरेशन की विफलता और यहां तक कि एक राष्ट्रीय घोटाले का कारण बन सकती थी। गिलांग और उनकी टीम ने जनरल मीरा राजपूत के नाम और मार्कोस के सम्मान को कलंकित न करने के दृढ़ संकल्प के साथ सुपर एकाग्रता का उपयोग किया। अंत में वे अभिलेखागार के सबसे गहरे हिस्से में अमरेंद्र सिंह के निजी तिजोरी के सामने पहुंचे। स्विस निर्मित मिश्र धातु स्टील से बनी एक तिजोरी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बम से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अब से हमारी बारी है। टीम के एक सदस्य ने अपने बैग से एक मिनी प्लाज्मा कटर और एक लैपटॉप निकाला। वह मार्कोस में एक महान विस्फोटक और विध्वंस विशेषज्ञ था। उसने लैपटॉप को तिजोरी के इलेक्ट्रॉनिक लॉक से जोड़ा, जबकि दूसरे ने प्लाज्मा कटर का उपयोग करके सावधानी से तिजोरी के कब्जों को पिघलाना शुरू कर दिया। 1 सेकंड 1 मिनट जैसा लग रहा था, शेष समय 5 मिनट। चीफ राष्ट्रपति से मिलने के बाद वापस आ रहे हैं। प्रिया की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। गिलांग की पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। ठीक उसी समय एक छोटी क्लिक की आवाज के साथ तिजोरी का इलेक्ट्रॉनिक लॉक खुल गया। उसी समय प्लाज्मा कटर का काम पूरा हो गया। टीम ने सावधानी से तिजोरी का दरवाजा खोला। अंदर दस्तावेजों के कई ढेर और एक हार्ड डिस्क थी, पैंडोरा बॉक्स। गिलांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए बैग में डाल दिया। वापस चलो। वे अभिलेखागार से कई गुना तेज गति से बाहर निकले जितना वे अंदर आए थे। उनके वेंटिलेशन नलिकाओं के माध्यम से बिना कोई निशान छोड़े गायब होने के 3 मिनट बाद जनरल अमरेंद्र सिंह तनावपूर्ण चेहरे के साथ भूमिगत अभिलेखागार में पहुंचे। उन्होंने अपनी तिजोरी को पूरी तरह से बंद देखा और बिना किसी संदेह के मुड़ गए। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके राज्य का हृदय चुरा लिया गया है। अगली सुबह भारतीय सेना ने अपने इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना का सामना किया। जनरल मीरा राजपूत ने पड़ोसी देश से एक नई पनडुब्बी की संभावित उकसावे पर रक्षा मंत्रालय के साथ एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक का अनुरोध किया। इस मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह भी जोरदार सिफारिश की कि बैठक में रक्षा मंत्री सहित सभी प्रमुख सैन्य कमांडर शामिल हों। अमरेंद्र सिंह ने सोचा कि मीरा राजपूत को कोई जानकारी मिली है और यह उनकी खुफिया ताकत का प्रदर्शन करने का एक अवसर है, और उन्होंने खुशी खुशी सुबह 10 बजे रक्षा मंत्रालय के मुख्य बैठक कक्ष में बैठक के लिए सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्री, सेना के प्रमुखों से लेकर कोर कमांडरों तक दर्जनों शीर्ष सैन्य अधिकारी एकत्र हुए। भारतीय गणराज्य के जनरलों के कंधों पर लगे सभी सितारे एक ही स्थान पर एकत्रित थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जनरल अमरेंद्र सिंह ने एक प्रभावशाली आवाज में शुरुआत की। जनरल मीरा राजपूत, मार्कोस की कमांडिंग इन चीफ, कृपया उस तत्काल सुरक्षा मुद्दे पर रिपोर्ट करें। सभी की निगाहें मीरा राजपूत पर थीं। वह मंच पर गईं और अपनी तैयार की हुई फाइल रखी। हालांकि उनके मुंह से जो निकला वह पनडुब्बी के बारे में नहीं था। आज मैं जिस तत्काल सुरक्षा मुद्दे पर रिपोर्ट करने जा रही हूं वह बाहरी दुश्मन के बारे में नहीं है, बल्कि उस दुश्मन के बारे में है जो हमारे भीतर है। बैठक कक्ष में हलचल मच गई। अमरेंद्र सिंह का माथा सिकुड़ गया। पिछले कई दशकों से हमारी सेना को एक अदृश्य दुश्मन धीरे धीरे खा रहा है। उस दुश्मन का नाम है भ्रष्टाचार। मीरा राजपूत ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जारी रखा। अब से मैं आप सभी को उस भ्रष्टाचार का वास्तविक रूप दिखाऊंगी। उनके हाथ के इशारे से पैंडोरा बॉक्स की फाइलें एक एक करके बैठक कक्ष की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगीं। पहली स्क्रीन जनरल अमरेंद्र सिंह के गुप्त बैंक खातों का विवरण थी।
दशकों से कुछ रक्षा ठेकेदारों से नियमित रूप से प्राप्त सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत का विवरण तारीख और राशि के साथ दर्ज था। यह क्या बकवास है, इसे बंद करो। अमरेंद्र सिंह लाल चेहरे से चिल्लाए, लेकिन कोई नहीं हिला। अगली स्क्रीन पर सेना में पदों की खरीद फरोख्त की सूची दिखाई गई। पदोन्नति के बदले में रिश्वत लेने वाले जनरलों की सूची प्रदर्शित की गई। बैठक कक्ष में बैठे कुछ जनरलों के चेहरे पीले पड़ गए। उस सूची में विक्रम सिंह और समीर चौधरी के नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित थे। सबूत सामने आते रहे। यह सच्चाई कि अतीत में एक बड़ी हेलीकॉप्टर दुर्घटना वास्तव में स्पेयर पार्ट्स में भ्रष्टाचार के कारण, इंजन की खराबी के कारण हुई थी और अमरेंद्र सिंह ने इसे पायलट की गलती के रूप में छिपा दिया था। यह तथ्य कि उन्होंने केवल कुछ क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रमुख पदों पर रखकर सेना को एक निजी संगठन की तरह चलाया, वह सारी सड़ी हुई सच्चाई भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों की आंखों के सामने प्रदर्शित हो रही थी। बैठक कक्ष के आश्चर्य, भय और डर में जम गया। अमरेंद्र सिंह अब और नहीं चिल्ला सकते थे। वह केवल स्क्रीन और मीरा राजपूत को बारी बारी से घूरते हुए बुरी तरह कांप सकते थे। अंत में मीरा राजपूत रक्षा मंत्री की ओर मुड़ी। श्रीमान मंत्री जी, यह हमारी सेना के लिए वास्तविक सुरक्षा खतरे का वास्तविक रूप है जिसे मैंने सुरक्षित कर लिया है। शायद यहां बैठे बहुत से लोग इस मामले में शामिल हैं। अब मैं यह श्रीमान मंत्री पर छोड़ती हूं कि क्या हम इस सड़े हुए फोड़े को काट देंगे और एक नई सेना का निर्माण करेंगे या हम सब एक साथ डूब जाएंगे। उनके शब्द मंत्री से पूछे गए। एक प्रश्न के साथ साथ पूरे सैन्य संस्थान को एक अल्टीमेटम थे। एक भारी चुप्पी के बाद रक्षा मंत्री, जो अभी अपने आश्चर्य से उबरे थे, अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा गुस्से और दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया था। सैन्य पुलिस और सैन्य अभियोजक को इस बैठक कक्ष में बुलाओ, अभी। जैसे ही उनका आदेश आया, बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य पुलिसकर्मी अंदर घुसे। वे जनरल अमरेंद्र सिंह के पास पहुंचे, जो विचारों में खोए बैठे थे, और उनके हाथों में ठंडी हथकड़ियां लगा दी। भारतीय सशस्त्र बलों के नंबर 1 व्यक्ति, जिसे भगवान कहा जाता था, सभी के सामने ढह गया। उसके बाद कई जनरल जिनके नाम स्क्रीन पर आए थे, उन्हें भी एक एक करके ले जाया गया। नई दिल्ली का शुद्धिकरण। भारतीय सेना के इतिहास में सबसे बड़ी सफाई शुरू हो गई थी। मीरा राजपूत ने उस दृश्य को मंच के ऊपर से शांति से देखा। उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी और दुख का भाव था। पुराना टॉवर ढह गया था। अब एक और भी कठिन काम उनका इंतजार कर रहा था। इस मलबे पर एक नई आशा का निर्माण करना। नई दिल्ली के शुद्धिकरण और उसके प्रभाव ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। एक सेवारत चीफ पूरे भारत के साथ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दर्जनों जनरलों की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी की घटना एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय झटका थी। मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया और संसद ने एक विशेष समिति का गठन किया। जनता भय और गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने जनरल मीरा राजपूत को अंतहीन प्रशंसा और समर्थन दिया। वह महिला मार्कोस कमांडर, जिसने एक ही तलवार के वार से उस विशाल अंधेरे को काट दिया था। एक पल में वह अब केवल एक सैन्य अधिकारी नहीं थीं, बल्कि न्याय और सुधार का प्रतीक बन गई थीं, जिसकी समय मांग कर रहा था। लेकिन मीरा राजपूत, जो इतिहास के केंद्र में थीं, जीत या महिमा के नशे में नहीं थीं। उनके लिए वह फैसले का दिन एक दावत नहीं, बल्कि एक दर्दनाक ऑपरेशन था, जहां उन्हें अपने ही संगठन के सड़े हुए फोड़े को अपने हाथों से काटना पड़ा। दशकों तक सेना में सेवा करने वाले वरिष्ठों और सहकर्मियों को हथकड़ी में जकड़े और ले जाते हुए देखकर उन्हें गुस्से से ज्यादा गहरा दुख और भारी जिम्मेदारी महसूस हुई। सेना का शीर्ष नेतृत्व व्यावहारिक रूप से पंगु हो गया था। एक बड़ा नेतृत्व शून्य और भीतर से अविश्वास। भारतीय सेना अपने स्थापना के बाद से सबसे बड़े संकट का सामना कर रही थी। अब इस संकट से निपटने वाला एकमात्र व्यक्ति केवल मीरा राजपूत थीं। उन्होंने डगमगाते सैन्य संगठन को स्थिर करने के लिए एक आपातकालीन समिति का नेतृत्व करते हुए दिन रात काम किया। उनका हर निर्णय तेज, दृढ़ और सबसे महत्वपूर्ण पारदर्शी था। उन्होंने जनता के लिए जितना संभव हो सके उतनी सैन्य जानकारी खोली, टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने की कोशिश की। 1 महीने बाद सैन्य अदालत में अमरेंद्र सिंह को रक्षा बजट के गबन, रिश्वतखोरी,
सत्ता के दुरुपयोग और राजद्रोह सहित दर्जनों आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनके राज्य का समर्थन करने वाले दर्जनों जनरलों को भी अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया गया और जेल की सजा सुनाई गई, जो इतिहास में गायब हो गए। विक्रम सिंह को भी 20 साल की भारी जेल की सजा सुनाई गई और उन्होंने सब कुछ खो दिया। विशाल टावर पूरी तरह से ढह गया था। एक दिन जब सब कुछ स्थिर होने लगा तो मीरा राजपूत एक ऐसी जगह गईं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सैन्य जेल, जहां विक्रम सिंह को रखा गया था। मुलाकात कक्ष में एक ठंडी कांच की दीवार से अलग होकर दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। कारवार पर राज करने वाले राजा का रूप अब गायब हो गया था। उसके छोटे कटे बाल सफेद हो गए थे और उसके चेहरे पर झुर्रियों में केवल हार और लाचारी बची थी। कैदी की वर्दी में वह सिर्फ एक असहाय बूढ़ा आदमी था। चुप्पी को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति विक्रम सिंह थे। मुझ पर हंसने आई हो? तुम्हारे हाथों सब कुछ खोने के बाद मेरी दयनीय स्थिति देखने आई हो? उनकी आवाज खाली थी। मीरा राजपूत ने अपना सिर हिलाया। मैंने आपको कभी नहीं हराया, श्री विक्रम सिंह। उन्होंने उन्हें कर्नल नहीं कहा। आपको गिराने वाली मैं नहीं, बल्कि आप खुद थे। आपने जो घमंडी राज्य बनाया, जो पुरानी मान्यताएं आपने आंख मूंद कर मानी, वही थीं जिन्होंने आपको नष्ट कर दिया। मैं जानती हूं कि आप वास्तव में मार्कोस से किसी से भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन आपका प्यार करने का तरीका गलत था। आपने केवल मार्कोस संगठन से ही प्यार किया, उसके सम्मान और गौरव से। आपने उन प्रत्येक जीवित युवा नौसैनिकों से प्यार नहीं किया जिन्होंने उस संगठन को बनाया। आपने उनकी पीड़ा को नहीं सुना और उनकी जान को डिस्पोजेबल सामान की तरह माना। यही आपका सबसे बड़ा पाप था। विक्रम सिंह लंबे समय तक चुप रहे। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मीरा राजपूत को देखा। उनकी आंखों में अब कोई नफरत या गुस्सा नहीं था। उनकी खाली आंखों से बहुत लंबे समय के बाद पहली बार एक गर्म आंसू की बूंद बही। क्या मैं गलत था? यह एक सवाल नहीं था। यह एक ऐसे इंसान का हताश एकालाप था जिसके पूरे जीवन को, जिसे उसने बनाए रखने के लिए समर्पित किया था, अब नकार दिया गया था, क्योंकि नौसैनिकों को मजबूत होना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर वे काफी मजबूत होंगे तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। सच्ची ताकत बंदूक की नोक से नहीं आती। मीरा राजपूत उठी और अपने अंतिम शब्द छोड़े। यह एक दूसरे पर विश्वास से आती है। यह विश्वास कि मैं अपनी पीठ अपने बगल के साथी को सौंप सकता हूं। यह विश्वास कि मेरा कमांडर मुझे कभी भी मौत के मुंह में नहीं धकेलेगा। जब वह विश्वास होता है तभी मार्कोस वास्तव में अजेय बनता है। आशा है कि अपने बचे हुए समय में आप वास्तव में इस पर विचार कर पाएंगे कि आपने क्या खोया है। उस दिन के बाद मीरा राजपूत के सुधार और भी तेज हो गए। उन्होंने न केवल भ्रष्ट कमांडरों को हटाया, बल्कि उस जमीन को भी पूरी तरह से बदल दिया जहां भ्रष्टाचार पनप सकता था। गरुड़ की आवाज प्रणाली को मार्कोस से पूरी भारतीय सेना में विस्तारित किया गया। बंद और अल्मा मेटर क्षेत्र या परिवार पर आधारित पदोन्नति प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सभी पदोन्नति प्रक्रियाएं वस्तुनिष्ठ डेटा पर आधारित थीं, जो व्यक्तिगत क्षमता, युद्ध के मैदान में प्रदर्शन और अधीनस्थों से विश्वास को जोड़ती थीं, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना। प्रशिक्षण के तरीके भी क्रांतिकारी रूप से बदल गए। केवल स्टील की भावना और तर्कहीन शारीरिक सहनशक्ति पर निर्भर करने वाले प्रशिक्षण को समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय वैज्ञानिक सिमुलेशन प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसमें वर्चुअल रियलिटी वरा और ऑगमेंटेड रियलिटी आर, बड़े डेटा आधारित रणनीति विश्लेषण, साथ ही ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाली उन्नत रणनीति शामिल थी। प्रशिक्षण की तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा हो गई, लेकिन कोई भी सैनिक पीछे नहीं छूटा या अनावश्यक चोट का शिकार नहीं हुआ। सैनिकों ने भय से नहीं, बल्कि लगातार विकसित हो रहे अपने आप पर गर्व के साथ प्रशिक्षण लिया। 1 साल बाद राष्ट्रपति ने खाली पड़े चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को भरने के लिए मीरा राजपूत को नियुक्त किया। भारतीय गणराज्य के इतिहास में पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दशकों के बाद मार्कोस से पहली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना न केवल उनकी व्यक्तिगत महिमा थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक घटना भी थी, जो यह घोषणा करती थी कि भारतीय सेना ने अतीत से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए हैं और एक नए युग में कदम रखा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने अपने कार्यालय में केवल एक ही फ्रेम की तस्वीर लटकाई। उसमें एक शानदार जीवनी या राष्ट्रपति का नियुक्ति पत्र नहीं था,
बल्कि एक नौसैनिक का एक पत्र था जिसमें अव्यवस्थित लिखावट थी। प्रिय जनरल मैडम, आपकी वजह से मुझे अब सेना से डर नहीं लगता। मुझे पता चला कि मेरे बगल का साथी कितना कीमती है और जो वर्दी मैं पहनता हूं वह कितनी सम्मानजनक है। अब मैं खुश दिल से मातृभूमि की रक्षा करूंगा। जलेषु भूमियां च जयामहे। समय बीतता गया। मीरा राजपूत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए 2 साल हो गए। एक शरद ऋतु में उन्होंने बिना किसी सूचना के कारवार में नौसैनिक अड्डे का दौरा किया। ठीक उसी तरह जब उन्होंने पहली बार वहां कदम रखा था, उन्होंने बिना किसी रैंक के लड़ाकू वर्दी पहनी थी। हालांकि अड्डे का दृश्य पूरी तरह से बदल गया था। मैदान में भरे नौसैनिकों की चीखें अभी भी गूंज रही थीं, लेकिन उनमें अब कोई भय और मजबूरी नहीं थी, बल्कि जोश और जीवन शक्ति थी। बैरक में वरिष्ठ और जूनियर बिना किसी संकोच के घुल मिल रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे और चर्चा कर रहे थे। भोजन कक्ष में कमांडर और सैनिक एक ही मेज पर बैठे थे, हंसते हुए खा रहे थे। सब कुछ बदल गया था। मीरा राजपूत चुपचाप एक पहाड़ी पर चढ़ गईं, जहां से समुद्र दिखाई देता था। कारवार का समुद्र जो कभी उग्र लहरों वाला था, उस दिन बहुत शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था। उसी समय युवा नौसैनिकों का एक समूह दौड़ खत्म करने के बाद अपनी सांसें नियंत्रित करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया। उन्होंने मीरा राजपूत को नहीं पहचाना और उनके बगल में बैठ गए। वाह, आज का प्रशिक्षण कठिन था, लेकिन बहुत मजेदार था, है ना? सहमत हूं, खासकर जब हमने आखिरी बार ड्रोन से वर्चुअल टारगेट पर निशाना साधा। गजब, रोंगटे खड़े हो गए। सुना है, पहले सिर्फ मैदान के चक्कर लगाने के लिए कहा जाता था, कल्पना भी नहीं कर सकता। युवा सैनिकों की बातचीत सुनकर मीरा राजपूत के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। यही वह नया मार्कोस था जिसका उन्होंने सपना देखा था। उसी समय एक युवा सैनिक ने उनसे पूछा, माफ कीजिए मैडम, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहली बार देखा है। मीरा राजपूत मुस्कुराईं और जवाब दिया, मैं बस कोई हूं जो इस समुद्र और इस बैंगनी बेरेट से प्यार करती है। उन्हें अब अपना नाम बताने की जरूरत नहीं थी। उनका नाम खुद मार्कोस का इतिहास बन गया था। सूरज ढलने लगा था, लेकिन पूर्वी क्षितिज पर एक नई भोर होने लगी थी। यह वह भोर थी जिसने निराशा के अंधेरे को दूर कर दिया था। विश्वास और सम्मान के साथ पुनर्जन्म लेने वाले भारतीय गणराज्य के मार्कोस की बैंगनी बैरेट की भोर, स्टील की रानी द्वारा खून और आंसू से हासिल की गई शानदार भोर, अब कभी नहीं डूबेगी।